डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, लास्ट पार्ट 2 लास्ट मिनट रिवीजन के लिए DUET के कल आपका एग्जाम है, मुझे पता है। और जो चीजें आपको जरूर जान के जानी चाहिए उसका एक बार बहुत तेजी से कहिए, एक तरह से रिवीजन। यहां मैं फिर एक बार बता दो डिस्क्लेमर की, इसमें से कई जो नरेशन है वो CUET की लास्ट मिनट का ही है, क्योंकि उसमें भी सेम सिलेबस है। जहां सिलेबस डिफर की है वहां मैंने नई इंफॉर्मेशन, नई फैक्ट्स नरेट किए हैं, तो इस तरह से मिक्स कहीं आपको वो आ भी सकता है CUET का नेम भी। सो लेट अस बिगिन DUET लास्ट मिनट रिवीजन पार्ट 2, जिसमें हम कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी को। लेट्स बिगिन। ये तो आपको मैं अभी भी कह सकता हूं कि लास्ट 24 आवर में भी जो सबसे तेजी से आप रिवाइज कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपने ठीक से मेरे साथ आप बने हुए हैं तो एक दिन में आप इसको 3 बार पढ़ सकते हैं। लास्ट मिनट प्रेप गाइड को आप डाउनलोड कर लीजिए एट नॉमिनल कॉस्ट। जरूर आपको इसे रिवाइज लास्ट पॉइंट में करनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, ये सब जो शुरू के सारे जो हैं पीपीटी, वो मैंने 2 साल 2020 और 2021 को एनालाइज किया फिर से एक बार, और उसका निचोड़ थोड़ा सा है। पूरा तो नहीं पढ़ाया जा सकता है ना 30-40 मिनट में। जो पूछा गया है उससे जुड़ा हुआ थोड़ा हम लोग चलिए देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट थॉट में देखें तो आपको 2021 में पूछा गया है हैरोल्ड लॉसवेल का ये डेफिनेशन पॉलिटिक्स का, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो इसको याद कर लीजिए, वेरी फेमस। मतलब ये वो कहना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स इज बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन कैसे होती है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी सोशल गुड का। प्राइमरी सोशल गुड क्या है? जैसे वेल्थ, इनकम, पॉलिटिकल ऑफिसेज, रिवॉर्ड्स, ऑनर, उसको कौन करता है, कौन डिसीजन लेता है, किसके द्वारा, और किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। सो लासवेल कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंसर। किनका इन्फ्लुएंस है, कौन पावरफुल है और कौन अपना इंटरेस्ट प्रिवेल करा लेता है। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर। तो ये याद रख लीजिएगा। देन आपको मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच जो है पॉलिटिकल थ्योरी का भी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी, दोनों थोड़ा मिला जुला हुआ है, वो आपको पढ़ना है क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। तो आपको पता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच यदि पॉलिटिकल थ्योरी का देखें तो नॉर्मेटिव फिलोसफिकल अप्रोच है, जो प्लेटो, एरिस्टोटल जिसको प्रतिपादित करते हैं या प्रोपाउंड करते हैं एंशिएंट टाइम में। मॉडर्न टाइम में यदि आप देखेंगे तो इमानुअल कांत हैं, जॉन रॉल्स हैं, ये सब ने नॉर्मेटिव थ्योरी दिया है। इवन लॉजिक को भी नॉर्मेटिव थ्योरी कहा जाता है। देन हिस्टोरिकल एक अप्रोच है जिसमें कि हिस्ट्री में घुस करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई फिनोमेना कैसे इवॉल्व हुआ है, और उसके क्या क्या मायने जो हैं किसी कॉन्सेप्ट के कैसे बदलते रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है, जैसे ऑक्सफोर्ड से लेकर के मैकियावेली और कई लोग जो है हिस्टोरिकल अप्रोच को अपनाते हैं। इसके अलावा यदि आप ओल्ड अप्रोच में यदि देखेंगे तो मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देख लीजिए तो पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिकल थ्योरी भी। तो उसमें जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो एक तरह का ओल्ड अप्रोच है। देन न्यू अप्रोच यदि हम देखें तो न्यू अप्रोच में पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है, पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है, रैशनल चॉइस अप्रोच है। देन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा अप्रोच है, जो जिसको आप पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच है, गेम थ्योरी है। ये सारे जो हैं न्यू अप्रोचेज हैं या मॉडर्न अप्रोचेज हैं। बेसिकली जो ओल्ड और न्यू जब हम कहते हैं तो कोई टाइमलाइन में मत जाइए। आपने देखा कि जॉन रॉल जैसे लोग जो है नॉर्मेटिव फिलोसफिकल अप्रोच भी अपनाते हैं, और अभी भी बहुत लोग जो है हिस्टोरिकल अप्रोच अपना रहे हैं। ये टाइमलाइन से नहीं है, वो अप्रोच की बात है। जो मॉडर्न अप्रोच है वो ज्यादा इंपेरिकल है, पॉजिटिविस्ट है, मतलब फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा उसका फोकस रहता है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस डेवलप करने पे रहता है, और उसमें जो तरीके हैं वो मॉडर्न कंप्यूटेशनल, स्टैटिस्टिकल, ये सब जो है अप्रोच की लाया जाता है। ज्यादा इंपेरिकल है, मतलब फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड, एनालिटिकल है ज्यादा। देन फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, अब तो इतना बार मैं पढ़ा चुका हूं, आपको पता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म नकारता है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को, कि कोई भी चीज जो है ऑब्जेक्टिवली उसको नोन नहीं हो सकता है, सब सब्जेक्टिव है। आपका ट्रूथ है, मेरा ट्रूथ है, लाइक दैट। ये जो है मेटा नैरेटिव को भी नकारते हैं, मतलब कि जिस तरह से डिस्कोर्स बनाया जाता है, किसी चीज का जो डिस्कोर्स है, जैसे मॉडर्निटी, उसको वो डिकंस्ट्रक्ट करते हैं और बताते हैं कि मॉडर्निटी वही नहीं है जो अभी आप समझ रहे हैं, फासिज्म वही नहीं है जो अभी आप समझ रहे हैं। एक समय फासिज्म वाज ए ब्यूटीफुल वर्ड, एक समय मॉडर्निज्म वाज ए स्लैंग, गाली टाइप की लोग मानते थे। तो इस तरह से जब आप उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं तब आप सही समझ पाते हैं कि एक तरह का जेन्योलॉजी भी है, हिस्टोरिकल अप्रोच भी। तो
पोस्ट मॉडर्निज्म एक लाइन में समझिए तो ऑब्जेक्टिविटी को वो नकारता है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को नकारता है, हर चीज को प्रॉब्लमेटाइज कर देता है कि इसके मायने कोई फिक्स्ड नहीं है। एरिस्टोटल के बारे में आपको पूछा गया है कि हु वाज फर्स्ट टू गिव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अभी आपने देखा कि लासवेल ने जो कहा है कि जो प्राइमरी सोशल गुड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन पहली बार जो है एरिस्टोटल ने उठाया था। उन्होंने जो जस्टिस का प्रिंसिपल दिया था वो था प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। उनका कहना था इक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड विद अनइक्वल। आप जो है दौड़ में 100 मीटर के दौड़ में बोलोगे कि जिनके पाँव में जूते नहीं है, जिनके पाँव में जूते हैं, दोनों को आप इक्वल ट्रीटमेंट करके दौड़ा दोगे, या एक का पाँव घायल है और दूसरे का पाँव दोनों ठीक है, उसको आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देके बोलोगे, तो ये नहीं है। इक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड विद अनइक्वल, ये प्रोपोर्शनल इक्वलिटी है, जहां जो कॉन्सेप्ट बदल जाता है इक्विटी में, इक्विटी। देन लिबर्टी में भी आप देखिए तो आपको पूछा गया है कि मिल का सेल्फ एंड अदर रिगार्डिंग किसने दिया है। आपको पता है सेल्फ रिगार्डिंग ऐसे एक्शन है जिससे कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी का कोई हार्म नहीं होता है, तो उसमें किसी को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आदमी को फ्री होना चाहिए वो काम करने को जो वो उसके ऊपर ही केवल उसका असर हो सकता है। मैंने कई बार फेमस एग्जांपल दिया है, कोई रात में अपने कमरे में अपने पैसे से बिना किसी को हार्म किए हुए इंटरेस्ट को वो थोड़ा सा जो है अल्कोहल ले रहा है एकदम लिमिट में और करके सो जाता है, उसमें ये क्वेश्चन नहीं उठा सकता यदि उस राज्य में कोई अल्कोहल बैन नहीं है, तो कानून के अनुसार यदि अलाउड है तो वहां पे कोई नहीं कह सकता कि आप क्यों अल्कोहल पी रहे हो। लेकिन यदि वही कोई अल्कोहल पी करके और रोड पे जो है वो दंगा करता है, लोगों को परेशान करता है, तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शन हो जाता है और उसको बैन किया जा सकता है, उसको कन्फाइन किया जाता है, उसको जो रोका जा सकता है। इसी पर आता है हार्म प्रिंसिपल। मिल का कहना है कि जब तक समाज में किसी व्यक्ति या ग्रुप का कोई हार्म ना हो किसी के एक्शन से, तब तक उसके लिबर्टी पे रोक लगाना नहीं चाहिए। तो मिल जो है निगेटिव लिबर्टी के चैंपियन थे, ये याद रखना है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि वो पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक थे, नहीं, वो निगेटिव लिबर्टी के समर्थक थे। यही क्वेश्चन आता है कि निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी होती क्या है। यहाँ पे और मेरे स्टूडेंट काफी कंफ्यूज करते हैं, वो सोचते हैं कि निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी सदा से ऐसा कोई डिवीजन रहा है, नहीं। इसया बर्लिन ने इसको जो है 19th सेंचुरी में इस डिवीजन को बेसिकली टाइमलाइन देख लीजिएगा, उस डिवीजन को किया। उनके अनुसार से निगेटिव लिबर्टी वो उस टाइप का कॉन्सेप्ट है जहां पे कि लिबर्टी माना जाता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट बाय अदर मैन, मतलब मैन मेड कंस्ट्रेंट जो एक्सटर्नल है, ये निगेटिव लिबर्टी है। यानी कि आपको कोई काम करने से कोई रोकता नहीं है, लेकिन यदि आप इनकेपेबल हो कोई काम करने से तो वो अनफ्रीडम नहीं है। जैसे कोई आदमी बीमार है और वो नहीं वॉक ले पा रहा है, तो वो अनफ्री नहीं है कि वो वॉक नहीं ले पा रहा है। यदि किसी के पास में पैसे नहीं है और मल्टीप्लेक्स में नहीं जा पा रहा है, मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, पीवीआर में, तो वो अनफ्री नहीं है क्योंकि उसको पूरी लिबर्टी है जाने की, लेकिन वो इनकेपेबल है। तो इनकेपेबिलिटी को वो सेपरेट करते हैं लिबर्टी से। लिबर्टी इज सिंपली, मैं रिपीट कर रहा हूं, एब्सेंस ऑफ मैन मेड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, ये उन्होंने निगेटिव लिबर्टी कहा। और पॉजिटिव लिबर्टी उन्होंने, इसे बर्लिन ने डिफाइन किया कि इट इज काइंड ऑफ सेल्फ मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्शन, मतलब आप अपने विल के मालिक खुद हो, आप अपना खुद जो है विल फॉर्म करते हुए क्या करना है। इसके अलावा वो एक तरह कैपेबिलिटी अप्रोच भी है जो चार्ल्स टेलर कहते हैं, या एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट है जहां पे कि आपके लिबर्टी को बढ़ा दिया जाता है किसी ऐसे एक्शन से समाज या स्टेट द्वारा जो पहले आप नहीं कर सकते थे। जैसे कोई यदि फिजिकली चैलेंज्ड है और उसको आपने व्हील चेयर दे दिया तो उसकी लिबर्टी बढ़ जाती है। यदि कोई गरीब है और आपने उसको बेसिक इनकम दे दिया तो उसकी लिबर्टी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने मुफ्त शिक्षा दे दिया, मुफ्त बिजली दे दिया, तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने फ्री लैपटॉप दे दिया, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ये कैपेबिलिटी अप्रोच भी है। मतलब आप जो है पॉजिटिव लिबर्टी का एक मायने ये है कि स्टेट या समाज ने व्यक्ति को कुछ और करने के लिए फैसिलिटेट कर दिया, तो उससे भी लिबर्टी, आपकी स्वतंत्रता बढ़ जाती है। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ये इसे बर्लिन ने दिया। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, तो अधिकतर आप यदि पॉजिटिव लिबर्टी देखें तो रूसो को ले सकते हैं, हेगल को ले सकते हैं, आप ले सकते हैं टीएच ग्रीन को ले सकते हैं, बोसानक्वेट को ले सकते हैं, बार्कर को ले सकते हैं। ये सब ग्रीन, बास्केट, बोसानक्वेट एंड बार्कर तो तीनों एक ही हैं क्योंकि दोनों उसके शिष्य थे, बोसानक्वेट एंड बार्कर ग्रीन के। इधर आप रूसो और हेगल को ले सकते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी के इतने ही आपको मिलेंगे, बाकी सभी निगेटिव लिबर्टी के ही जितने मॉडर्न थिंकर है, जितने सोशल कॉन्ट्रैक्टियन थिंकर हैं, चाहे वो रॉल हो, चाहे लॉक हो, चाहे वो हॉब्स हो, सभी निगेटिव लिबर्टी के समर्थक इवन मिल भी। राइट्स में जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है नेचुरल वर्सेस लीगल राइट।
वैसे तो बहुत सारे और इसमें हैं। नेचुरल राइट जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से आता है, इसमें माना जाता है कि समाज और राज्य के पहले जो है राइट्स है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो लॉक ने दिया था। और लीगल राइट जो जेरेमी बेंथम कहते हैं कि राइट कुछ वो कोई नहीं है जो आप बिना समाज के, बिना स्टेट के कोई राइट आपको नहीं है। राइट्स वही है, अधिकार वही है जो आपको कानून के द्वारा एक स्टेट जो है देता है, लीगल राइट है। यहाँ पे याद रखिए कि बेंथम ने यहाँ तक कहा था कि नेचुरल राइट इज नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्ट। राइट एज ट्रम्प का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉर्किन ने दिया है। वहां पे ये एक तरह का ट्रम्प मतलब होता है कि आपके पास ट्रम्प कार्ड है, मतलब जैसे आप अपने को बचा सकते हो फाइनली। तो राइट्स, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं, उसको फंडामेंटल राइट कहिए, वो आपको बचाता है, आपको आपकी लाइफ बचाता है, आपकी लिबर्टी बचाता है, आपको स्टेट से भी बचाता है। तो इसलिए राइट एज ट्रम्प, डॉर्किन। इक्वालिटी में जो आपको पूछा जाता है जनरली इन सब एग्जाम में, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस आउटकम पूछा जाता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक लिबरल कॉन्सेप्ट है, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप 100 मीटर के दौर में 10 लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सेम जगह से स्टार्ट करना है, सेम जगह जाना है, लेकिन आप ये नहीं देखते किसके पाँव में जूता है, किसके पाँव में नहीं, किसके पाँव टूटे हुए हैं। ये फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि गरीब भी मॉल जा सकता है, अमीर भी जा सकता है, दोनों को कोई बंधन नहीं है। लेकिन गरीब के पास तो बंधन है, पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है इक्वलिटी ऑफ आउटकम का कॉन्सेप्ट आया था। इक्वलिटी ऑफ आउटकम बोलेगा नहीं, यदि गरीब मॉल में जा सकता है तभी जाएगा जब उसके पास में पैसे हो। इसका मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का, इनकम का, इन सब का होना चाहिए। एक्चुअल सबस्टेंटिव इक्वलिटी। वैसे आप सबको बराबर तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा के जितना जिसकी इनकम है उतना ज्यादा टैक्स लगाएं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो थोड़ी बहुत समता आएगी। उसी बेसिस पे जो है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। समता पार्टी जितनी आप देखते हैं, सोशलिस्ट पार्टी, वो वहीं पे इक्वलिटी ऑफ आउटकम पे आते हैं। अल्टीमेटली वो कम्युनिस्ट सोसाइटी जो मार्क्स ने थॉट किया था, वहां पे सब बराबर हो जाते हैं। इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है अगेन रोनाल्ड डॉर्किन ने दिया है, आपको मैंने पूरा पढ़ाया है, जहां पे कि वो एक अलग टाइप का फिनोमेना से रिसोर्सेज को इक्वलाइज करते हैं। उनका कहना है कि यदि आप इमेजिन कर लीजिए कि एकदम एंशिएंट काल में जहाँ पे कि सब नेचुरल रिसोर्सेज फ्री था, सबको बराबर जो है रिसोर्स खरीदने के लिए पैसे आपने दे दिए, फिर सबने अपने चॉइस से अपना अपना रिसोर्स खरीदा, किसी ने आम का बगीचा खरीदा, किसी ने सेब का, और किसी ने पानी खरीदा, किसी ने मिट्टी खरीदा, और फिर अपने अपने उद्यम से, इंटरप्राइज से उन्होंने सेल किया, प्रोड्यूस किया, ट्रांजेक्शन किया, और फिर जो इनकम आज देख रहे हैं सब डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये फेयर है। इसी तरह का लॉजिक भी एक तरह का देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि किसी को यदि बैड लक हो गया हो, या तो कोई ब्रूट लक, कोई एक्सीडेंट मीट हो गया हो, कोई आफत आ गई हो, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी मार्केट बेस्ड। उसके अगेंस्ट में जो माइकल वॉल्जर जो है कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का फिनोमेना देते हैं। उनका कहना है कि इक्वलिटी को आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि समाज में कौन बराबर है। सबको एक नज़र से देखने पे आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन देखिए, एजुकेशन का डोमेन देखिए, आप पॉलिटिक्स का डोमेन देखिए, इकोनॉमी का डोमेन देखिए, स्पिरिचुअलिटी का, सब में अलग अलग रैंकिंग है, और वहाँ पे आप बराबर कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जो है समाज में वो बहुत अच्छा शिक्षा लिए हुए है, तो भले उसके पास पैसा नहीं है, तो वो अपने डोमेन में उसकी रैंक हाई है, वहाँ इक्वलाइज हो जाता है, वो एक दूसरे डोमेन को यदि नहीं काटे तो। मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। जस्टिस में जो है रॉल एंड लॉजिक के जो डिफरेंसेस हैं उसको ध्यान दीजिएगा। रॉल ने जो है एक तरह का डिफरेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे अपना सोशल इक्वलिटी भी कर सकते हैं, उसके बेसिस पे अपना उसने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनइक्वलिटी टॉलरेट की जा सकती है यदि वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज पीपल हो, जिसको डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं। इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे बेस्ड थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको हम इंड स्टेट थ्योरी कहते हैं, जबकि नॉजिक का जो है प्रोसीजरल थ्योरी है, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। नॉजिक लगभग उसी तरह की बात कहते हैं जैसा कि डॉर्किन कहते हैं। उनका कहना है कि यदि प्रॉपर्टी का एक्विजिशन इनिशियल टाइम में जस्ट हुआ है और उसका ट्रांसफर ट्रांजैक्शन भी जस्ट हुआ है, तो किसी को और हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई एरर हुआ है या किसी ने चीटिंग से प्रॉपर्टी ली है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। इसीलिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेक्टिफिकेटरी जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉजिक के थ्योरी ऑफ जस्टिस में है। जस्टिस एज परफेक्ट ऑब्लिगेशन मिल ने कहा था, याद कर लीजिए। अब इसको एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जस्टिस एज म्यूचुअल एडवांटेज गॉथियर ने कहा था। इन दोनों को याद कर लीजिए, ये फ्रेज पूछा जा सकता है। फेमिनिज्म जो है मल्टीपल वेव्स में है। प्लीज अलाउ कीजिए मैं बहुत तेजी से चलूं। इसमें कुछ किताबें जो है कभी भूलिएगा मत। सेकंड सेक्स जो है सिमोन डी वेवेयर, सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलेट, फेमिनिन मिस्टिक बेटी फ्रेडमैन एंड डायलेक्टिक ऑफ सेक्स फायरस्टोन का, एंड बिकमिंग द थर्ड वेव रिबेका वॉकर का, वोल्स्टनक्राफ्ट का विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन कभी मत भूलिएगा ये सबको। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन भी जो है मिल और उनकी वाइफ हैरियट टेलर निकाला था, वो भी इसमें जोड़ लीजिए।
इको फेमिनिज्म से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। वंदना शिवा जो है बहुत फेमस इंडियन इको फेमिनिस्ट है, जिसका की बुक है स्टेइंग अलाइव। मारिया माइस एक फेमस है। देन ये जो बुक है सुजान ग्रिफिन का वुमेन एंड नेचर, इसको भी याद कर लीजिए। और वंगारी मथाई पूछा गया है आपको, अफ्रीका की द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। इको फेमिनिज्म क्या है? जहां इकोलॉजी को फेमिनिज्म से आप जोड़ते हैं, क्योंकि आप अर्थ को जो है मदर अर्थ बोलते हैं, तो अर्थ का जो नेचर है, नर्चर होना, सबको पालना, सबकी रक्षा करना, वो वुमेन के नेचर से मिलता है। और इको फेमिनिज्म ये कहता है कि मेल जो है नेचर को कंट्रोल करना चाहता है उसी तरीके से जैसे वो अपने पत्नियों को या औरतों को कंट्रोल करना चाहता है, और वो वायलेंट अप्रोच है, उससे नेचर जो है आहत होती है। तो इको फेमिनिज्म जो है वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट को फेमिनिज्म से मिलाता है, उसको उसी तरीके से जैसे कि वो घर में जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यदि कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी देखें तो ये अगेन मैं बोलूंगा इसे बहुत ही सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी में। ऐसा नहीं हो सकता कि 30-40 मिनट के वीडियो में सब कुछ देखें। आप जो है जीओआई एक्ट 1909 को जो देखिएगा, इसमें इसको मिंटो मॉडल रिफॉर्म कहते हैं। इसमें फर्स्ट टाइम पॉपुलर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया, ये पूछा जाता है। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम को दी गई वो भी इसमें आया। देन 1919 का जो एक्ट था उसको मॉन्टेक चेस्टरफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। यहाँ पहली बार डेआरची जो है प्रोविंस में आया, ध्यान रखिएगा प्रोविंस में। डेआरची का मतलब ये होता था कि जो सब्जेक्ट थे जिसपे कि मंत्री देखभाल करते थे उसको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहा गया जो कि चुने हुए मंत्री देखेंगे, और एक रिजर्व सब्जेक्ट था जो कि नॉमिनेटेड मेंबर जो गवर्नर के काउंसिल में होते थे वो देखेंगे। ऑफ कोर्स जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो बड़े हल्के थे, और जो अच्छे सब्जेक्ट थे फाइनेंस एंड पुलिस ये सब जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट थे। तो थोड़ी बहुत जो है मतलब जिसको बोलते हैं अकाउंटेबल गवर्नेंस की कोशिश थी। बाई कैमरलिज्म जिसको लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं, दो हाउस, उसकी भी कॉन्सेप्ट 1919 में लाई गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वहां प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया। यहाँ डेआरची जो है सेंटर में ले आया गया, वही ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, और स्टेट में खत्म कर दिया गया क्योंकि वहां तो अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गई पूरी तरीके से। इल्बर्ट बिल 1883 में आया था, जिसमें यह था कि इंडियन जजेज जो हैं यूरोपियन जो सिटीजन है उसको ट्राई कर सकते हैं कुछ कंडीशन के साथ, और उसको लॉर्ड रिपन ने जो है सपोर्ट किया था। लॉर्ड रिपन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता कहे जाते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से, ये पूछा जाता है। 42nd अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन फिर कहा जाता है, इंदिरा गांधी ने 1976 में इमरजेंसी के टाइम में किया था, जिसमें कि प्रीएम्बल को पहला बार बदला गया, 3 वर्ड घुसाया गया जो हमेशा पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए 3 वर्ड वो क्या है, वो है सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। इसके अलावा 44th अमेंडमेंट ने जो है काफी सारे बदल दिए जो 42nd से लाए गए थे, लेकिन कुछ कुछ को छोड़ दिए, जैसे कि राष्ट्रपति के हाथ को ज्यादा और बांध देना, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस एंड मेनी अदर को चेंज कर दिया गया। ये 78 में आया था, ये 76 में, ये सब याद कर लीजिए। शेड्यूल जो है थोड़ा कुछ आपको याद करा दें कि 3rd शेड्यूल जो है ओथ से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति और गवर्नर, राष्ट्रपति, गवर्नर और किसका शायद देख लीजिएगा वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का ओथ जो है वो एक सेपरेट आर्टिकल के तहत है, इसलिए वो 3rd शेड्यूल में नहीं है। बाकी जो जैसे कि मिनिस्टर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर के रूप में ओथ लेते हैं, जजेज एंड लेजिस्लेचर, उन सब के ओथ जो है 3rd शेड्यूल में है। 5th और 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। 5th शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो 10 जो जनरल स्टेट है वहां पे जो ट्राइबल बहुल एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन है। और 6th शेड्यूल जो है 4 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये नाम पूछा जाता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उनमें जो ट्राइबल बहुल एरिया है उसके लिए है। इसके अलावा 7th शेड्यूल जो है वो डिवीजन ऑफ पावर है, 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो ये डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फेडरलिज्म में। 8th शेड्यूल जो है वो उसमें 22 रीजनल लैंग्वेज हैं जिसको मान्यता दी गई है। 9th शेड्यूल जो है लैंड रिफॉर्म के एक्ट हैं, ये 1st अमेंडमेंट से डाला गया था जिसको कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, अब वो बाहर नहीं है, याद रखिएगा। 10th शेड्यूल जो है वो 52वां 52nd जो अमेंडमेंट था उससे लाया गया, ये एंटी डिफेक्शन एक्ट को इसमें रखा गया है। 11th एंड 12th शेड्यूल जो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, यहाँ पे पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के संबंध में जो प्रोविजंस है वो इसमें डाले गए हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल यदि देखिए तो 148 जो है सीएजी का है, 76 अटॉर्नी जनरल का है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। 315 यूपीएससी अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी 315 से 323 तक है।
324 में सेंट्रल इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सीईसी या ईसीआई कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 17 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में, और 19 जो है राइट टू फ्रीडम है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि 19(2) जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है राइट टू फ्रीडम में। 29-30 ग्रुप और कल्चरल राइट हैं। 51 जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में हमारी क्या ड्यूटी है वो है, और 51A जो है 42nd अमेंडमेंट से गुजारा गया फंडामेंटल ड्यूटी। 74, 75, 78 प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से है। 75 में जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। 78 में प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को क्या इंफॉर्मेशन देगा, ब्रीफ करेगा, उसकी ड्यूटी टुवर्ड्स राष्ट्रपति है। और 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात आती है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यही 3 आर्टिकल्स में प्राइम मिनिस्टर का जिक्र मिलता है। 148 तो यहाँ मैंने बता ही दिया, सेकंड हो गया। 52 जो है प्रेसिडेंट के बारे में है, 52 से 62 तक प्रेसिडेंट के बारे में है। डीपीएसपी देख लीजिएगा, बहुत सारे, जैसे ये एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन से है, जहां तक मुझे याद आता है, देख लीजिएगा। एंड 44 जो है जरूर याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। 124 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और 243 जो है वो ग्राम सभा। 243 आर्टिकल देखते ही आपको पंचायती राज से रिलेटेड बहुत सारे ए से लेके और ZT तक है, उसको देख लीजिएगा। उसमें से 243A जो है वो ग्राम सभा से रिलेटेड है। 249 सब जो है वो किस कंडीशन में यूनियन पार्लियामेंट स्टेट पर के लिए लॉ बना सकती है वो है। 352 से नेशनल इमरजेंसी आती है। 368 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ऑर्डिनेंस की जो है राष्ट्रपति की पावर जो है वो 123 में है, और गवर्नर की 213। दोनों उलट दीजिए तो केवल 213 कर दीजिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनेंस जो है वो 6 महीने प्लस 6 वीक तक वो मैक्सिमम रह सकता है। क्विज टाइप का क्वेश्चन है, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये देखें तो फर्स्ट अमेंडमेंट से ही जो है 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, और 19(2) करके जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा गया था राइट टू फ्रीडम को। 25वां अमेंडमेंट जो हुई थी परहैप्स इंदिरा गांधी के टाइम में थी, गोलकनाथ केस को नलीफाई करने के लिए किया गया था, जिसमें कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर रखने की कोशिश की गई थी। 42nd अमेंडमेंट आपने देख लिया, 44 देख लिया, 52nd जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट। 61st अमेंडमेंट राजीव गांधी लेके आए थे, वोटिंग ईयर को 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। 91st अमेंडमेंट जो है उसमें 15% लिमिट कर दिया गया कि जो मंत्री जो होंगे वो 15% ऑफ लेजिस्लेचर ही होंगे। जो रिसेंट अमेंडमेंट है 4, उसमें से 101वां जो है वो जीएसटी लेकर के आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 102वां जो है वो जो बैकवर्ड क्लास है उसको बैकवर्ड क्लास कमीशन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दे दिया गया। 103 जो है 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया। और 105वां जो सबसे नया अमेंडमेंट है उसमें स्टेट को फिर से पावर दे दिया गया कि वो जो बैकवर्ड कास्ट हैं सोशली एंड एजुकेशनली, उसको सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए जी रोहिणी कमेटी बैठी थी, ये भी पूछा जा सकता है। 5 जो रीट होते हैं, हैबिया कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। मंडमस मतलब कि काम करो, रूल ऑफ लॉ के अनुसार एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर करती है कोर्ट। कुओ वारंटो मतलब किसी पब्लिक ऑफिस पे यदि डिस्प्यूट हो जाए तो पूछती है आप किस अधिकार से इस ऑफिस में बैठे हुए हो। और 2 जो रीट है वो प्रोहिबिशन एंड सर्ट्यूरी, ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पे जारी करती है कि आप इसको मत करो, मेरे पास भेजो। प्रोहिबिशन में तो रोक देती है। जो आर्टिकल 32 और 226 जो है रीट पिटीशन से जुड़ा हुआ है। 32 के तहत जो है डायरेक्टली कोई भी सिटीजन इंडिया का या कोई पीपल जो है अपने फंडामेंटल राइट के हार्म होने पे सीधा सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दायर कर सकता है। 226 के तहत आप हाई कोर्ट में दायर कर सकते हो रीट पिटीशन, लेकिन यहाँ पे केवल फंडामेंटल राइट ही नहीं, आपकी कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी यदि हार्म हो रही हो तब भी आप रीट पिटीशन दायर कर सकते हो। इसीलिए 226 के तहत जो दायरा है वो 32 के दायरे से बड़ा है। 32 केवल फंडामेंटल राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उतने केस नहीं हैंडल कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट और भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हनन पे भी आप जा सकते हो। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो है इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ब्रिटेन में तो बहुत है। जैसे कि एक है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं, जो कि लोकसभा के स्पीकर तय करते हैं, वो जनरली अपोजिशन पार्टी के मेंबर को दिया जाता है। ये एक कन्वेंशन है। इस टाइप के बहुत सारे कन्वेंशन जनरेट हो रहे हैं। 0 आवर क्या होता है? पहले जो है जैसे ही हाउस बैठती है लोकसभा या राज्यसभा, तो 11 बजे जो है वो क्वेश्चन आवर होता है, 11 से 12। अब 12 और 1 के बीच में जो है 0 आवर होती है, उसके बाद लंच हो जाता है। और फिर सेकेंड हाफ में जो है बिल पास होने का जो मेन जो काम होता है लेजिस्लेचर, वो सेकेंड हाफ में होता है, उसको 0 आवर कहते हैं। ये इंडियन इनोवेशन है। फिलीबस्टरिंग जो है
वो सीनेट से निकली है, अमेरिका के सीनेट, जहां कोई टाइम लिमिट नहीं होती, किसी मेंबर को रोका नहीं जा सकता। तो वहां फिलीबस्टरिंग का एक डेवलप हो गया है कि यदि आपको कोई बिल को आज नहीं वोटिंग कराने देना है तो आप बोले जाओगे, इधर उधर की बातें बकवास करते जाओगे, बक बक, जैसे कि शाम हो जाए और वो बिल प्रस्तुत ना हो पाए। इंडिया में तो सब पॉसिबल है नहीं। इंडिया में तो जो अध्यक्ष है हाउस को रोक देंगे। जेरी मैंडरिंग जो है वो इंडिया में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। उसमें जो पॉलिटिकल गेन के लिए यदि जो कंस्टिट्यूएंसी का बाउंड्री होता है उसको आप इस तरह से काट छांट करते हो, मान लो यहाँ पे कोई दूसरे कम्युनिटी का आपको लग रहा है रूलिंग पार्टी को कि ये वोट नहीं मिलेगा, तो आपने उस कंस्टिट्यूएंसी को इस तरह से काट छांट दिया कि वो कंस्टिट्यूएंसी आपके लिए फायदा हो जाए। इसको जेरी मैंडरिंग कहते हैं, गलत माना जाता है। एफपीटीपी के इलेक्शन में ज्यादा ऐसा होता है। क्वेश्चन आवर आपको बता दिया। डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं। कट मोशन मतलब 100 रुपया कट लगा दिया आपके डिमांड ऑफ ग्रांट में, तो सरकार उसे गिर भी सकती है। बहुत सारे मोशन देख लीजिएगा। कॉल अटेंशन मोशन है, एडजॉर्नमेंट मोशन है। कोई इंपॉर्टेंट यदि घटना कंट्री में हो गई तो पार्लियामेंट के नॉर्मल प्रोसीडिंग को रोक करके उस पर चर्चा हो सकती है, मिनिस्टर को उस पर बयान देना होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन। कोई यदि पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो कॉल, मतलब कोई यदि इंपॉर्टेंट बात है तो कॉल अटेंशन मोशन, जिसमें मंत्री को जवाब देना जरूरी नहीं होता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है यदि कोई रूल के तहत कोई पार्लियामेंट में नहीं हो पा रहा है तो लोग हाथ उठा के बोलेंगे ये रूल के तहत नहीं हो रहा है। बहुत सारे जो कन्वेंशन है और पार्लियामेंट्री टर्म है, ये सब देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, गाइड में मैंने बहुत ज्यादा और दिया है। देन टिपिकल फैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन से तो बहुत क्वेश्चन जामिया पूछता है। एक तरह से ये आधा समझिए कॉन्स्टिट्यूशन में फोकस है, आधा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसमें से मैं पूरा ले ही नहीं सकता, अदरवाइज तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। लेकिन जो टिपिकल फैक्ट जो इन्होंने पूछा है, फंडामेंटल राइट जो है, ये सब जो आर्टिकल के तहत जो है इसको पढ़ लीजिएगा। ये फॉरेनर को भी अवेलेबल है, इंडियन सिटीजन को भी। आप देख सकते हैं राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड राइट टू एजुकेशन एंड ऑल। ये राइट टू एजुकेशन। फंडामेंटल राइट जो 15, 16, 19 मतलब ये सब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, कल्चरल राइट है, ये सब केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को, तो ये याद कर लीजिए। देन ये सब आर्टिकल पूछे गए। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, टाइटल हटा देना आर्टिकल 18, 29, 30, माइनॉरिटी एंड कल्चरल राइट्स जो हैं। डीपीएसपी 48 ये एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है। 41 जो है वो आप चेक कर लीजिए। 41 में बहुत सारे हैं वर्कर के बेनिफिट से रिलेटेड एंड सोशल असिस्टेंट ओल्ड एज में, इस टाइप का जो चीजें हैं। 41 को एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप। 74 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। 75 प्योरली प्राइम मिनिस्टर के बारे में एकमात्र जो ठीक से लिखा गया वो 75 है। 76 जो है वो सीएजी 76 एजी के बारे में, अटॉर्नी जनरल जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। 78 जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 123 पूछा गया है जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालता है। 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे कंस्टिट्यूट होती है। सीएजी के बारे में 148 में लिखा गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 142 जो है अभी न्यूज में था इसलिए मैंने दे दिया है, वो पूछा नहीं गया है, जो सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर देती है, कोई भी ऑर्डर गवर्नमेंट टाइप से निकाल सकता है जस्टिस को फुलफिल करने के लिए, तो उसके सामने मामला विचाराधीन हो। 143 उसकी एडवाइजरी पावर सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रेसिडेंट को दे सकता है। 144 एक बड़े छुपी हुई आर्टिकल है जो ये कहता है कि ऑल सिविल जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी है इंडिया में, वो सुप्रीम कोर्ट के असिस्ट एंड एड करने के लिए काम करेंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को हर सिविल एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में हेल्प करेगा टू डिस्पेंस जस्टिस। 243 जो है ये आर्टिकल पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, 2 पार्ट में बटी हुई है, एक जो है वो 73rd, एक दूसरा 74th के लिए। 249 जो है उन सारे कंडीशंस को बताता है जहां पे कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी जो है वो एक्ट बना सकती है। आपको पता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का ये नतीजा है। 280 जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में कहता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये सब पूछा गया है। 315 जो है यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। 324 चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के बारे में। 352, 353, 360 ये तीनों जो है इमरजेंसी प्रोविजन है। 352 नेशनल, 356 स्टेट इमरजेंसी, इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सारे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी जो पूछा गया है वो एस्टीमेट कमेटी बड़ा मजेदार है क्योंकि ये लार्जेस्ट कमेटी है, इसमें 30 मेंबर होते हैं और केवल लोकसभा से इसमें मेंबर होते हैं, इसलिए ये पूछा गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इसलिए पूछा जाता है कि ये बहुत ओल्ड कमेटी, 1920s में इसका स्थापना हुई थी आजादी के पहले, और ये इसका जो चेयरपर्सन होता है बाय कन्वेंशन, कुछ ही कन्वेंशन हमारे यहाँ डेवलप हो पाए, उसमें अपोजिशन पार्टी से पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जाता है।
देन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को जो है अपना इस्तीफा देता है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। ये बड़ा मजेदार सा फैक्ट है जो पूछा जाता है। स्पीकर उसी तरह अपना इस्तीफा जो है डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है। स्पीकर जो है बाकी सब लोग अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देंगे, ऑफ कोर्स आपको पता है। स्पीकर जो है वो उसके 3 रोल आपको याद रखने हैं जो पूछा जाता है। ज्वाइंट सिटिंग को वो लोकसभा राज्यसभा का जब होता है तो वो चेयर करता है। यहाँ कंफ्यूज होने के लिए आपको लिख दिया था क्या वाइस प्रेसिडेंट करता है, नहीं, स्पीकर करता है लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग होने पे। देन मनी बिल को सर्टिफाई स्पीकर करता है, वही फाइनल पावर। यदि कह देगा ये मनी बिल है तो मनी बिल है। डिस्क्वालिफिकेशन का उसके पास आधा राइट है। डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 के तहत होती है, जिसमें कि पार्ट 1 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया और पार्ट 2 जो है वो एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदलू होने वजह से अभी मान लीजिए कि अभी महाराष्ट्र में ये मामला आ सकता है तो वहां जो दल बदलू वाले जो एंटी डिफेक्शन जो एक्ट के तहत यदि डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो वो स्पीकर को पावर है। यदि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और अदर रीजन से डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो प्रेसिडेंट को पावर है विद द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये स्पीकर का रोल है, याद रखिएगा। इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का होता है इंपॉर्टेंट, अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होने वाला है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में बहुत फर्क है। वाइस प्रेसिडेंट का जो वोट देने का या इलेक्टोरल कॉलेज है वो सभी जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा और राज्यसभा को, नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड हो, मतलब दोनों हाउस के सभी मेंबर जो है वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउस के केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड नहीं, याद रखिएगा। इसके अलावा जो स्टेट के एमएलए हैं जो इलेक्टेड होते हैं वो भी भाग लेते हैं प्रेसिडेंट में, जबकि वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट के एमएलए भाग नहीं लेते हैं। तो ये चीज को याद कर लीजिएगा। रिमूवल जो है प्रेसिडेंट का बहुत ही खास है, क्योंकि केवल प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए जो इंपीचमेंट होता है उसमें सुपर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। मतलब नॉर्मल केसेस में स्पेशल मेजोरिटी होती है कि जितने लोग उस हाउस में उस समय वोट कर रहे हैं उसका 2/3 हो। लेकिन यहां पे प्रेसिडेंट में है कि उससे कोई फर्क नहीं कितने लोग वोट कर रहे हैं, जितने भी लोग वोट करें वो पूरे हाउस के जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3 होना चाहिए। ये बहुत ही सुपर मेजोरिटी है, प्रेसिडेंट के लिए केवल यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ना तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, ना गवर्नर के लिए होता है, ना ही यूपीएससी मेंबर्स के लिए होता है, ना ही इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए होता है। तो जजेस के लिए इंपीचमेंट होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए होता है, इलेक्शन कमिश्नर के लिए नहीं, और सीएजी के लिए होता है। और इन सब का उसी तरीके से होता है जैसे जजेस का होता है। यूपीएससी मेंबर का सिंपली यदि सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी हो और उस पर यदि आ जाए कि हाँ इन्होंने मिसबिहेवियर किया है या मिसडेमेनर किया है या कोई और चार्जेस, तो वो उसको हटाया जा सकता है। इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर को भी जो है बिना इंपीचमेंट के यदि सीईसी रिकमेंड कर दे तो इंक्वायरी के बाद हटाया जा सकता है। देन फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में जरूर जान लीजिए। फर्स्ट एआरसी जो है 1966 में बनी थी, इसकी चेयरपर्सन मोरारजी देसाई थे। बाद में वो जब वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो हनुमंता राव, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ चेक कर लीजिएगा, वो बने थे। उनके भी रिकमेंडेशन में बहुत कुछ जो है लागू हुआ है जो पूछा गया है। सेकंड एआरसी तो और भी इंपॉर्टेंट था, ये 2005-6 में शायद गठित की गई थी। इसके वीरप्पा मोइली थे। इनका जो रिकमेंडेशन 2006 से 2009 तक आते रहा। इनकी रिकमेंडेशन 15 रिपोर्ट के फॉर्म में आई है, जो मैंने कई जगह रिप्रोड्यूस किया। 15 रिपोर्ट के एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि उसमें से कौन सा रिपोर्ट इन्होंने दिया है। सेकंड एआरसी के भी काफी सारी चीजों के रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से लेकर कई चीजें। प्रियम्बल के बारे में ये पूछा जाता है कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं। बिल्कुल पार्ट है, क्योंकि केशवानंदा भारती केस में इसको उसका पार्ट बना दिया गया। इसको अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन ये सेल्फ स्टैंडिंग पीस ऑफ सुपर लॉ नहीं है। इसको यदि जस्टिसिएबल नहीं है, कोर्ट में आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते कि ये चीज उसमें लिखा हुआ नहीं हो रहा है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बेरूबारी केस बहुत पिकुलियर है, क्योंकि उस समय में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्रियम्बल पार्ट है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बाद में केशवानंदा भारती केस में उसको पलट दिया गया। 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड घुसाया गया, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी प्रियम्बल में, याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में जो पूछा गया है, पूछा सकता है कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे लागू किया गया था, मतलब इंप्लीमेंट किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से। इसके लिए एक पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 51A। इसमें 10 ड्यूटी थे। 11वां ड्यूटी जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 जो आरटी के लिए आया था, उसके तहत 11वां ड्यूटी जोड़ा गया मदर फादर पेरेंट्स का, कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। सुप्रीम कोर्ट का जो केसेज है वो शंकरी प्रसाद केस जो सबसे पहले है, उसमें ये
कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिल्कुल अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर है 368 के तहत, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सज्जन सिंह केस में 1964 में पहली बार जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र होने लगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। एक जज ने कहा था। गोलकनाथ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस के पलटते हुए कहा कि नो, फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर ही नहीं सकती है। बाद में केशवानंदा भारती केस में गोलकनाथ को भी बदल दिया गया, कहा गया किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको अभी तक वेल डिफाइन नहीं है, लेकिन बाद में मिनर्वा बिल में भी काफी कुछ डिफाइन किया गया, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरलिज्म, लाइक दैट, 8-9 इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें मिनर्वा बिल में एक जजेस ने मतलब ये भी फैसला दिया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। एसआर बोम्मई केस 1994 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आर्टिकल 356 के मिसयूज को रोकने की पुरजोर कोशिश की गई, उसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ले आया गया। स्पीकर का वो अधिकार जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत। ये सेंटर स्टेट रिलेशन पे खासा असर डालता है, ये भी पूछा जाता है। सेंटर स्टेट रिलेशन पे बहुत सारे और कमीशन जो हैं वो पूछा जाता है। पहली कमीशन सरकारिया थी 1983 में, इन सब ने गवर्नर के रोल पे क्वेश्चन किया है। एमएम पुच्छी कमीशन 2007 में आई, जिसने कि गवर्नर के रोल पे बहुत क्वेश्चन किया था। उसने ये भी कहा था, जो भी वेस्ट बंगाल में हो रहा है, कि चांसलर यूनिवर्सिटी का गवर्नर को नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टेट अब उस पर एक्ट बना रहे हैं। राजमुन्नार कमेटी जो है एक छुपा हुआ फैक्ट है, ये डीएमके गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में सेंट्रल स्टेट में बना दिया था। आनंदपुर साहिब जो है 1973 में बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशन पे भी ये बयान था पंजाब में। इंटर स्टेट काउंसिल इससे जुड़ा हुआ है, 1990 में स्थापना हुई है। आर्टिकल 263 के तहत जो है प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। अभी इसको रिकंस्टिट्यूट की गई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 263 आर्टिकल एंड इंटर स्टेट काउंसिल जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए बना है। बाकी बचे हुए कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट को यदि हम तेजी से देखने की कोशिश करें, कुछ मैंने लेसर नोन आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट लिया है जो अभी अब अपीयर होने लगे हैं। यूजीसी नेट में भी कुछ CUET में भी आए हैं, कुछ पहले भी आए हैं। सो लेट अस सी कुछ जो लेसर नोन आर्टिकल हैं। एक तो 13(2) उतना लेसर नोन नहीं है, लेकिन आप में से कई इसको मिस कर सकते हैं। यही वो आर्टिकल है जिससे जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है एक तरह से ड्रॉ करते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट ड्रॉ करता है। ये आर्टिकल ये कहता है कि यदि कोई भी एक्ट बनता है इंडिया में जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो वो उस तौर पे जो है उस लिमिट तक, उस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जितना दूर तक वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, वो इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर एक तरह से ले ली है जुडिशियल रिव्यू की, जनरल ही, फंडामेंटल राइट ही नहीं, जनरल को भी ले लिया है। इसके अलावा जो 22 है, जिसको कि कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर्टिकल इज कॉल्ड नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल इसलिए कि 22 जो है राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, जिसमें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी बात आती है कि गवर्नमेंट जो है बिना किसी ट्रायल के, इस आशंका में कि आप कुछ कर सकते हैं क्राइम, आपको गिरफ्तार कर सकती है नेशनल सिक्योरिटी में, और कुछ कुछ और कंडीशंस हैं, लेकिन उसके लिए कुछ उसमें सेफ गार्ड भी हैं। तो ये जो है आर्टिकल 22 में है। 31 भी एक छुपा हुआ है जो 9 शेड्यूल, ये तो फर्स्ट अमेंडमेंट में ही डाल दिया गया था। 9 शेड्यूल में आपको पता है लैंड रिफॉर्म एक्ट्स डाले गए हैं, उसको बचाने के लिए जुडिशियल रिव्यू से आर्टिकल 31 बी जो है वो सामने आता है। वो बचाता है कि कोई भी एक्ट यदि 9 शेड्यूल में डाल दिए गए हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर हो जाएंगे। वैसे अब सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं मानता है। 86 जो है, चलिए यहां पे 31C को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि चलिए बाद में आएगा। 31C मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, उसको भी इसके साथ याद रखिएगा। 86 जो है, प्रेसिडेंट को एक अधिकार है कि वो संदेश भेज सकता है पार्लियामेंट को। आपको यहां याद होना चाहिए, CUET PG में पूछा गया कि प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन पार्लियामेंट का। इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। तो प्रेसिडेंट को यह हक है कि वो अपना संदेश पार्लियामेंट को भेज सके। आर्टिकल 86। आर्टिकल 105 जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज है, जो हम लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है। आपको पता है बहुत सारे जो हक हैं वो आपको एज ए मेंबर मिलते हैं, जैसे कि आप यदि वहां पे जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसके लिए आपको कोई कोर्ट में खड़ा नहीं कर सकता है, आपने क्या कह दिया और क्या कर लिया, वो बात अंदर ही रह जाती है। इसके अलावा यदि कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता तो आप उसको वहां पे पार्लियामेंट में बुला सकते हैं कि क्यों नहीं दिया। 108 जो है 108, ये ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पे आपको याद होना चाहिए कि स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं वो ज्वाइंट सीटिंग को हेड करते हैं। यहां ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ज्वाइंट सीटिंग केवल ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है, ना तो ये मनी बिल में इसका कोई प्रोविजन है और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए ज्वाइंट सीटिंग होती है।
142 आर्टिकल का यूज अभी हाल में जून सबके महीने में सुप्रीम कोर्ट ने किया पेरीवरालन को छोड़ने के लिए। वहां पे कोर्ट जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकती है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, यदि उसके सामने कोई मामला लंबित हो और वहां पे न्याय देने के लिए उनको कोई ऑर्डर या डिक्री पास करनी हो, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि सीधा छोड़ दो। तो इस तरह की पावर 142 में है। 144 बहुत बार पूछा गया है, उसमें यह है कि जितनी भी सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी इंडिया में है वो सब सुप्रीम कोर्ट को न्याय दिलाने में हेल्प करेंगी, आगे आएंगी। मतलब कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा उसको मानेगी, नहीं तो ये आर्टिकल 144 का उल्लंघन हो जाएगा। आर्टिकल 239 जो है उससे भी पिछली बार भी डीयूटी में क्वेश्चन था कि एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी का कैसे होता है। यहां ये बात याद रखना चाहिए आपको दो तीन, कि इसका प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उनके बिहाफ में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका नाम अलग अलग है। जैसे लक्षद्वीप में वो एडमिनिस्ट्रेटर है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहीं पे कोई और उसका नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है, उस आर्टिकल में ही लिखा हुआ है। यहां पे आपको दो और इसके सब आर्टिकल भी पता होने चाहिए। 239A जिससे पुडुचेरी का शासन किया जाता है, और 239AA जिससे कि दिल्ली का शासन किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। देन 257 यदि हम देखें तो यूनियन जो है सेंटर में गिव डायरेक्शन टू स्टेट, और आप जान लीजिए कि यदि वो डायरेक्शन को नहीं माने स्टेट तो आर्टिकल 365 के तहत वहां जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 263 अब इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उसका इंटर स्टेट काउंसिल को रिकंस्टिट्यूट किया गया अभी हाल में। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो सेंटर स्टेट के बीच में संबंधों को अच्छा करने के लिए काम करती है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयर होते हैं। 279A बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी काउंसिल की लगातार बैठक होती है, उसमें रेट चेंज होते हैं। ये 279A इंसर्ट किया गया था 2016 में, 17 में, 18 में, कब आई थी जीएसटी ये देख लीजिएगा। 329 तो पिछली बार भी पूछा है और कई बार इसको पूछा गया है। 329 जो है वो इलेक्शन के मामले में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है जब तक इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद यदि कोई किसी को शिकायत है तो वो कोर्ट में जा सकता है, अलग बात है, लेकिन इलेक्शन के प्रोसेस को कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम पावर है। आर्टिकल 358, 359 जो है वो सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट को ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो हम लोगों ने वाइमर रिपब्लिक जो जर्मनी में थी हिटलर के आने के पहले, उससे हम लोगों ने इंस्पायर होकर ये लिया हुआ है। आर्टिकल 359 और 358 जहां प्रेसिडेंट जो है वो स्पेसिफिक, 358 तो आर्टिकल 19 के को सस्पेंड करने से, और 359 और भी जो फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड कर सकता है। यहां आपको याद रखना चाहिए कि 359 के तहत भी आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है 2021, वो जो है उसको नहीं सस्पेंड किया जा सकता किसी भी हाल में, और ये पहले नहीं था। 42nd अमेंडमेंट सबके में नहीं था, 44th में इसको जो है बाद में इसको लाए गए। आर्टिकल 243 में आपको हिदायत दे रहा हूं, मैंने इतना ज्यादा अब इस पे देख लिया है क्वेश्चन की, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिए कुछ उसके इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपलिटी 73rd 74th अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल 243। 243A जो है वो ग्राम सभा का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। 243D जो है वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST वुमेन, जिसको रोटेशनल रिजर्वेशन कहते हैं, उसकी प्रोविजन है, कई बार पूछा गया। 243G अभी CUET PG में से क्वेश्चन था। ये पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, और इसी तरह से इसका सेम काउंटर पार्ट आर्टिकल है म्युनिसिपलिटीज के लिए, और इसी के तहत 11 शेड्यूल में जो है सारे वो विषय दिए गए हैं जो स्टेट से पंचायत राज को ट्रांसफर होंगे, और इसी तरह 12 शेड्यूल में जो है स्टेट से म्युनिसिपलिटी को ट्रांसफर होंगे। वहां 18 सब्जेक्ट, यहां 29 सब्जेक्ट। ये सब निकलता है आर्टिकल 243G से, पढ़ लीजिएगा। 243K जो है इलेक्शन टू पंचायत से रिलेटेड है। 243M जो ऐसा एरिया जहां पे कि ये 73rd नहीं लागू होता, मतलब 6 शेड्यूल एरिया ये लिखा हुआ है उसमें, वो स्टेट भी लिखे हुए हैं लाइक मेघालय, मिजोरम एंड लाइक दैट, नागालैंड। 243O जो है वो सेम, ये 329 का एक काउंटर पार्ट है जिसमें कि कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है पंचायत के इलेक्शंस में। और एक आर्टिकल मैं आपको कह रहा हूं 74th के अंदर याद कर लीजिए, 243ZG जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग कमेटी की बात करता है, जहां पंचायत और जिला परिषद सब दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन क्षेत्र के को मिला करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग के लिए कमेटी बैठेगी। 243ZG 74th अमेंडमेंट में इस पे ये पूछ दिया जाता है कि ये ऑड वन आउट है क्योंकि ये 73rd में नहीं है। अब लेसर नोन अमेंडमेंट थोड़ा सा और जान लीजिए। 7th अमेंडमेंट इतना ज्यादा आजकल पूछने लगा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुई थी, A, B, C कैटेगरी स्टेट को हटा के 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी कर दिया गया था।
इसमें एक ही हाई कोर्ट 2 स्टेट को सर्व कर सकता है, एक ही पर्सन 2 स्टेट का गवर्नर हो सकता है, और रिटायर्ड जजेस भी जो हैं वो वर्क कर सकते हैं एससी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। ये सारे प्रोविजन और कई और प्रोविजन 7 शेड्यूल में है। ये अभी CUET PG में पूछा गया है। 25th में जो इंदिरा गांधी लेके आई थी, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया गया। उसमें एक वर्ड कहा गया कि अब कंपनसेशन नहीं, कंपनसेशन था कि आपकी प्रॉपर्टी यदि गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो आपको मार्केट रेट पे कंपनसेट किया जाएगा, उसको हटा के एक अमाउंट कर दिया गया, जो अमाउंट गवर्नमेंट ठीक समझे, उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और एक आर्टिकल जो है 31C को इंसर्ट किया गया, जो ये कहता था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 39BC, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को लेके संबंधित है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा रॉल्स थ्योरी जैसा, उसको लागू करने के लिए कोई यदि एक्ट बनता है तो वो किसी भी फंडामेंटल राइट को यदि बाधित करे तब भी वो अमान्य नहीं होगा, ऐसा एक्ट बना दिया गया था। बाद में इसमें कोर्ट ने जो है, जब केशवानंदा भारती केस का फैसला हुआ तो इसको ऐसा कर दिया गया कि केवल 14 और 19 जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, वो यदि बाधित होगी तो 39BC उसके ऊपर रहेगा, बाकी सब के ऊपर नहीं रहेगा। तो अभी थोड़ा इसको लिमिट कर दिया गया है। 26 जो CUET PG में पूछा गया था कि इससे एबोलिश किया गया था प्रीवी पर्स को। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स मतलब जो राजवाड़े थे, प्रिंसेस थे, उसका जो सालाना पेंशन था उसको खत्म कर दिया था। 36th अमेंडमेंट से जो है सिक्किम इंडिया का स्टेट बन गया था। कहवा शायद 22वां, चेक कर लीजिएगा। आगे यदि कॉन्स्टिट्यूशन बढ़े तो 5 रिट आपको पता है, हैबिया कॉर्पस, मंडोमस एंड क्यू वारंटो और 2 सर्टेटरी प्रोविजन, इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि रिट पिटीशन आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधा दायर कर सकते हैं यदि आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो। लेकिन यदि आपका कोई भी लीगल राइट भी या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी या अन्य कोई राइट भी आपका इन्फ्रिंज हो रहा हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो इसीलिए आर्टिकल 226 का जो दायरा है वो 32 से व्यापक है। 32 केवल तभी आप इन्वोक कर सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो, लेकिन लीगल राइट के लिए नहीं जा सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए नहीं जा सकते, जबकि हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। ये दोनों में फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, ये तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है जामिया का, पूछा ही पूछेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में सीधा जिक्र है, जैसे CAG, AG, CEC, UPSC मेंबर एंड ऑल। जिसका जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन किसी एक्ट से बनाया, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, वुमेन्स कमीशन हो गया, रेलवे बोर्ड हो गया, ऐसे तमाम 50 तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, ये सब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूट से बने हैं, एक्ट को स्टैट्यूट कहते हैं। यदि इन दोनों ही तरह से नहीं बने हैं तो उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, जैसे कि प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जान लीजिए। प्रेसिडेंट जो है एक टाइटुलर नॉमिनल हेड होता है, उसी के नाम से सारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है, लेकिन उसके हाथ में एक्चुअल कोई पावर नहीं होती, क्योंकि 74 आर्टिकल के तहत वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से ही अपनी डिसीजन को लेता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर होता है। इसका मतलब क्या है कि सारा जो एक रियल डी फैक्टो जो पावर है, सॉवरेन पावर, वो प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है, क्योंकि वही करता धरता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। जितने अपॉइंटमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, लेकिन एक्चुअली करता कौन है, वो ACC अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट का चेयर जो है अगेन प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसी के रिकमेंडेशन पे जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। कहने के लिए तो ये लिखा गया है कि जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट करता है, और गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का समझ ही गए कि वो एकदम सब कुछ है, ऑल पावरफुल है इंडिया में, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एडवाइस से प्रेसिडेंट बंधा हुआ है, और प्रेसिडेंट के पास सारे पावर हैं। तो मतलब आप किंग मेकर हो, इसीलिए आप किंग से भी बड़े हो जाते हो। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा में जो है विपक्ष जो रूलिंग पार्टी का भी लीडर होता है, इसका मतलब पार्लियामेंट का भी लीडर हो जाता है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव दोनों का एक तरह से हेड जो है प्राइम मिनिस्टर डिफैक्टो हो जाता है। गवर्नर जो है वो एक तरह का सेंटर के एजेंट के तौर पे काम करता है। इसकी बहुत बुराई होती है, उसको एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, MM पुंछी, सरकारिया दोनों ने कहा, लेकिन इसको माना नहीं गया। तो अभी भी ये एक बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब एक झगड़े का जड़ है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। गवर्नर के पावर पे अभी बहुत स्कैथिंग रिमार्क, बहुत ही तीखा रिमार्क जो है अभी हाल में पेरीवेरलन के रिहाई के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको कोई भी खास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है जो वो करते हुए दिखते हैं, वो बिल्कुल एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट से वो बंधे हुए हैं, उसी तरह से प्रेसिडेंट बंधे हुए हैं। स्पीकर का मैंने आपको पीछे बता दिया, जरूर जानिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से कि स्पीकर अपना इस्तीफा जो है डिप्टी स्पीकर को सौंपता है, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को।
पंचायती राज की जो कमेटी है बलवंत राय 1957 में ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए बेसिकली लाई गई थी, लेकिन इनके ही रिकमेंडेशन पे 3 टियर बना। अशोक मेहता जनता पार्टी लेके आई थी 78 में, इन्होंने 2 टियर कहा था। मंडल पंचायत की बात की थी लेकिन माना नहीं गया। इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात कही थी जो कि माना गया। जीवीके राव 1985 में प्लानिंग कमीशन ने स्टैब्लिश किया था। LM सिंघवी 1986 में राजीव गांधी के टाइम में, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात की थी। दांतेवाला कमेटी जो ने ब्लॉक लेवल प्लानिंग की बात की थी, पूछा जाता है। हनुमंता राव कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, ये भी पूछा जाता है। पीके थुंगन कमेटी 1989 में, और सादिक अली कमेटी भी से मैंने जस्ट केवल नाम दे दिया है कि इस सब के बारे में पढ़ना चाहे तो ये पूछा जाता है इसमें से कौन है कौन नहीं है। सांथानाम कमेटी घुसा दिया जाता है इसमें, जो कि एंटी करप्शन कमेटी थी 1962 में, और ये तो कितनी बार पूछा जा चुका है कि इन्हीं के रिकमेंडेशन, सांथानाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीवीसी बनी 1964 में, जो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। और सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिनेश गोस्वामी कमेटी पूछा जाता है बहुत बार, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी है। इंद्रजीत गुप्ता भी उससे जुड़े हुए हैं। डिफरेंस 73rd 74th के बीच में बहुत सारा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी केवल 74th में है। इसके अलावा पेसा एक्ट जो है, जो एक्सटेंशन हुआ है, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, वो केवल 73rd के लिए हुआ है, वो भी केवल 5th शेड्यूल एरिया में, याद रखिएगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेट हो जाएगी। 74th को कोई नाता पेसा से नहीं। ये भी पूछा जाता है कि पेसा जो एक्ट आई थी 1996 में, किस कमेटी के रिकमेंडेशन, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी। CAG, UPSC, ये सब जितने भी जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, वो सब अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, जो इंटर्न पार्लियामेंट में उसको प्रस्तुत करता है। एनुअल रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर कौन कौन से चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, जैसे जजेस की सैलरी, पेंशन, या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का सैलरी, ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। स्पेशल पावर लोकसभा और राज्यसभा के जो है वो तो बहुत पूछा जाता है। जैसे मनी बिल में जो है स्पेशल पावर है लोकसभा को, तो आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विस क्रिएशन में स्पेशल पावर है राज्यसभा को। तो राज्यसभा और लोकसभा को कुछ कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में लाया सकता है, राज्यसभा में नहीं। कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की थी, आपको पता है कितने बार पूछा था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर, तो यूनियन कमेटी के नेहरू, प्रोविंशियल कमेटी के पटेल, ये सब पूछा जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। 3 लिस्ट जो है 7 शेड्यूल में है, और आर्टिकल 246 में भी इसका वर्णन है। वो 3 लिस्ट में यूनियन लिस्ट, जिसमें कि अब 100 सब्जेक्ट हो गए हैं, पहले 97 थे। फिर कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि 66 हो गए हैं, पहले शायद 61 थे। और स्टेट लिस्ट जो है, सब मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, उसमें शायद 61 सब्जेक्ट हैं। तो ये तीनों लिस्ट के बारे में पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कौन से सब्जेक्ट किस लिस्ट में, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मनी बिल के बारे में बहुत सारा चीज आपको जानना चाहिए। आर्टिकल 109, 110 में ये वर्णित है, शायद किसी एक में डेफिनीशन है, 110 में शायद डेफिनीशन है, या 109 में पढ़ लीजिएगा। स्पीकर जो है वो सर्टिफाई करते हैं लोकसभा के कि ये मनी बिल है। लोकसभा को स्पेशल पावर है, इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही इसको प्रस्तुत किया जा सकता है पार्लियामेंट में, और एक बार यदि पास हो जाए तो प्रेसिडेंट उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता साइन करने से। इसके अलावा राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि उस बीच में आपको जो इस पे देखना है देखो। यदि कोई रिकमेंडेशन वो देती है अमेंडमेंट का, तो उसको लोकसभा माने चाहे ना माने, तब भी वो पास हो जाएगा। राज्यसभा को बहुत लिमिटेड पावर है। स्टेट जो है 28 है इंडिया में, यूनियन टेरिटरी 8, डिस्ट्रिक्ट 742 आज के समय में, और जब 2011 में तो 642 ही थे। ब्लॉक करीब 6600, विलेज करीब 6.5 लाख। इन 4 फिगर को जरूर याद कर लीजिए, पूछा जाता है। आपको पता है मैंने बहुत सारे थीम उसमें कवर कर दिए थे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब हम लोग बाकी बचे हुए जो थीम है, एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ CUET PG पॉल साइंस, उसको कि उसका कोड है 42, PGQP 42 कहते हैं, उसका न्यू सिलेबस। उसमें जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, उससे चलिए शुरुआत करते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि 3 स्लाइड में मैंने इसको समेटने की कोशिश की है, लंबा इसमें सिलेबस है। यहां मैं आपको बता दूं कि 2 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मतलब धाराएं हैं। एक हैं जो क्वेश्चन काफी ज्यादा कंटेम्प्रेरी या जो प्रैक्टिसेज होते हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस के, कौन कमिटी है, कौन से फेमस केस हैं, किसने इंडियन पॉलिटी पे बुक्स लिखा, क्या कॉइन किया, इस तरह की बातें जो है, ऑथर, बुक्स एंड ऑल, ये सब चीजें ज्यादा पूछे जाते हैं, जो DUET पूछता था, JNU पूछता था। एक दूसरी धारा है जो CUET पूछने वाला है, वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है इन सब के बारे में, प्रीएम्बल के बारे में, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, वो आपको ज्यादा जानना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, और थोड़े बहुत की उसके एक्चुअल प्रैक्टिसेस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से अलग हो गए हैं या उसमें क्या हुई है, वो सेकेंडरी थीम हो जाता है। तो उसी ढंग से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट थीम है प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल के बारे में आपको जानना है कि इसका लीगल स्टेटस जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है।
ये भी जानिए कि बेरूबारी केस हुआ था 1950s में या 60 अर्ली में, उसमें ये कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रेम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। लेकिन बाद में केशवानंदा भारती केस और LIC केस में, जो दोनों बहुत फेमस केस हैं, खासकर केशवानंदा भारती, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया, उसमें कहा गया कि नहीं, प्रेम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन सेल्फ स्टैंडिंग नहीं है और जस्टिसेबल नहीं है। मतलब उसके धाराओं को कॉन्स्टिट्यूशन के कंसर्न्ड आर्टिकल से ही मिला करके उसकी मीनिंग निकाली जा सकती है, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट है, पहले ही समझ लीजिए। उसको कानूनी रूप से आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जस्टिसेबल नहीं है। देन इसको दूसरी बात मैं कहूंगा कि इसको याद कर लीजिए वर्ड बाय वर्ड। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको ऐसे पूछते हैं कि प्रियम्बल में जस्टिस किस किस तरह के प्रॉमिस किए गए हैं, तो जैसे उसमें है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, अब आपको कल्चरल दे देगा, कुछ और दे देगा, तो आपको उसी तरह से आप देखिए इक्वलिटी जो प्रॉमिस की गई है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की गई, बस दो, इक्वल स्टेटस देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। लिबर्टी 3-4 तरह की गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेस एंड बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, 4 तरह का। तो ये चीजों को आपको याद रखना है, इसलिए बहुत छोटा सा है, 5 मिनट लगता है, 5 बार पढ़ लीजिए। 42वां अमेंडमेंट जरूर याद रखिए, जिसके तहत की प्रेम्बल को पहली और अंतिम बार जो है वो संशोधित किया गया है। उसमें 3 वर्ड डाले गए थे, क्या क्या आपको पता है? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। अब आइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको बहुत चीजें जाननी चाहिए, मैंने गाइड में दिया, और मुझे आशा है कि आप मेरे गाइड को पढ़ने के बाद इसको पढ़ रहे होंगे। और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस भी आपने 1500 क्वेश्चन देख लिया होगा, इसलिए मैं उसके ऊपर ये बातें कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुई थी। उसमें इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था, मतलब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, जो खुद केवल 11% जनताओं के द्वारा चुने गए थे, उस समय फ्रेंचाइज राइट या वोटिंग राइट लिमिटेड थी, उनके द्वारा ये इनडायरेक्टली चुने गए थे। और ये जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1946 में, आज़ादी के पहले ही हो गई थी। उसमें दिसंबर के महीने में 1946 में ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, वो उसका एक तरह से कोर बन गया, जो उसके प्रेम्बल में भी दिखता है। उसमें कितने मेंबर्स थे ये देख लीजिए। ड्यूरेशन भी पिछले बार पूछा गया है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, लाइक दैट, ये सब याद कर लीजिए। उसके जो मेंबर्स, जो खासे जो महान मेंबर्स थे, और वो जिन कमेटी को हेड करते थे, लाइक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है अंबेडकर थे, नेहरू जी यूनियन कमेटी को हेड करते थे, प्रोविंशियल कमेटी को पटेल जी हेड करते थे। इस टाइप का जो जितने भी जो कमिटीज हैं वो जरूर आप देख लीजिए, ये हर जगह पूछा जाता है। इसके अलावा जो उनकी फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग हुई है वो देख लीजिए, शायद 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई है, वो सब देख लीजिए, फर्स्ट मीटिंग कब हुई है। जो डिफरेंट ऑफिस होल्डर थे, जैसे इसमें ट्रिविया पूछा जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कुछ दिनों के लिए जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, जो परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। आप देख लीजिएगा वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, मिस्टर मुखर्जी या चौधरी, देख लीजिएगा, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, RC मुखर्जी या कुछ इस टाइप का है। तो ये सारी चीजें ऑफिस होल्डर्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ट्रिविया इसमें आप जान सकते हैं, जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक तरह का ओलिगार्ची बन गया था 4 लोगों का, नेहरू, पटेल, आजाद और प्रसाद, ये जो राजेंद्र प्रसाद, ये 4 लोग जो हैं ओलिगार्ची बनाते थे, जिसमें कि अंबेडकर को बाहर रखा गया था। ये सब छोटी छोटी ट्रिविया है। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने क्या कहा, ये सब भी ट्रिविया है, आप ये सबको मेरे गाइड से पढ़ लीजिएगा। पार्लियामेंट के बारे में देखिए तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बारे में बहुत चीजें आपको जाननी चाहिए। स्पीकर का चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता है, खुद ही सभाध्यक्ष जो चुने जाते हैं लोकसभा के अंदर से, और डिप्टी स्पीकर भी इस तरह चुने जाते हैं। स्पीकर को बहुत सारे अधिकार हैं। लोकसभा के अंदर जो कुछ भी होता है उसका मास्टर वही होता है, वही तय करता है कैसे दिन का प्रोग्रेस होगा, किसको कितना देर अलाउ करना है, वही मनी बिल को सर्टिफाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज्वाइंट सीटिंग जब होती है लोकसभा राज्यसभा की, तो उसको भी प्रिजाइड जो है वो स्पीकर ही करता है। स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को सौंपता है और किसी को नहीं, और डिप्टी स्पीकर को, ये भी पूछा गया है। बिल कैसे पास होते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। ऑर्डिनरी बिल जो है कहीं भी दोनों में से किसी हाउसेज में प्रस्तुत किया सकते हैं, दूसरा हाउस उसको रोक सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन उसको डेडलॉक तोड़ने के लिए जो है ज्वाइंट सीटिंग 108 जो आर्टिकल है उसके तहत निहित है। मनी बिल का बहुत अलग है, जो कि 109 में वर्णित है कि मनी बिल कैसे पास किया जाएगा। 110 में मनी बिल का डेफिनेशन है, उसमें यह है कि 14 दिन से अधिक राज्यसभा नहीं रख सकती है। अमेंडमेंट कोई भी करती है उसको लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। चूंकि मनी बिल पैसे का मामला है तो इसे लोकसभा को इसमें ज्यादा पावर दिए गए हैं। अमेंडमेंट बिल भी जो है अलग तरीके से पास होता है, इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। कई केसेस में 50% ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है, जहां स्टेट उससे अफेक्टेड हो रहे हों।
अमेंडमेंट और मनी बिल को जो है प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ता है, मतलब अप्रूवल देना ही पड़ता है, यदि पास हो गए उसको लौटा नहीं सकते हैं, जबकि ऑर्डिनरी बिल को वो एक बार लौटा सकते हैं और अनंत काल तक पेंडिंग भी रख सकते हैं। बजट कैसे पास होती है ये तो जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग होती है, जनरल डिस्कशन होता है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट जो हर मिनिस्ट्री जो पैसा मांगती है बजट में प्रोग्राम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, उस पर बहस होती है, डिमांड फॉर ग्रांट, और फिर पास होती है। कुछ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली जो है जो CFI हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उस पर चार्ज कर दिया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट का सैलरी या जजेस की सैलरी एंड अदर्स, जो हमारा सॉवरेन कमिटमेंट है। इन दोनों एक्सपेंडिचर को लेकर के अप्रोप्रिएशन बिल पास होती है और फाइनली रेवेन्यू कलेक्शन के लिए टैक्सेशन प्रपोजल फाइनेंस बिल के थ्रू जो है पास होती है। ज्वाइंट सिटिंग मैंने आपको बता दिया। स्पेशल पावर राज्यसभा का 2 जगह पे दिखता है, एक है ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने में और दूसरा ऐसे बिल को लोकसभा पार्लियामेंट कंसिडर कर सकती है ऐसे सब्जेक्ट पे जो कि स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है, तो यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसी रिजोल्यूशन पास कर दे, ये 2 उसके स्पेशल पावर हैं। पार्लियामेंट बाय लॉ में प्रोवाइड, पार्लियामेंट बाय लॉ मतलब कि बहुत सारे जगह आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जजेस से रिलेटेड, मेनी हाई कोर्ट से रिलेटेड या इवन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, किसी पॉलिसी से रिलेटेड, यदि या किसी एजेंसी से रिलेटेड, जो भी पार्लियामेंट ने लॉ से बना दिया, तो जितने भी कानून के रूप में यदि कोई पॉलिसी बनती है या कोई रूल्स रेगुलेशन बनता है तो वो पार्लियामेंट का अधिकार होता है। याद रखिएगा, ये आपको कई जगह जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जान लीजिएगा। बहुत सारे इसमें जीके टाइप के क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कमेटी एस्टीमेट कमेटी होती है, 30 मेंबर होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है PSC, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें 15 मेंबर जो है लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। 22 मेंबर बाई कन्वेंशन जो है PSC के चेयरपर्सन जो है अपोजिशन पार्टी से लिए जाते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारी कमिटीज के बारे में आपको जानना चाहिए, सब गाइड में है। कैबिनेट जो है ये आपके सिलेबस में, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में थोड़ा फर्क समझना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो सबसे सीनियर मिनिस्टर होते हैं, जो इंडिपेंडेंट चार्ज देते हैं। कुछ स्टेट मिनिस्टर, 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं, याद रखिएगा। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे सीनियर, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर उससे नीचे, और सबसे नीचे डिप्टी मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर किसी किसी विभाग में इंडिपेंडेंट चार्ज उनको मिलता है, कोई उनके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, जैसे अभी रेलवे और कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं। वहां पे जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर भाग लेते हैं और जो स्टेट मिनिस्टर जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है, ये दोनों कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेते हैं। यहां आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद रखना चाहिए कि कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर कह लीजिए, वो इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली दोनों लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो साथ ही तैरते हैं साथ ही डूबते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए कोई मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई मोशन पास हो गया, कट मोशन, जिसमें पूरी मंत्रिमंडल गिर जाती है, और पूरी मंत्रिमंडल यदि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी मंत्रिमंडल ही गिर जाती है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मतलब एक मंत्री कैबिनेट के फैसले से अलग नहीं जा सकता है, चाहे उसकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत राय कुछ भी हो। ये हम लोगों ने यूके से लिया है। प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन केवल 3 ही आर्टिकल स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखती है। 74 ये लिखती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर करेगा, और उसी के एड और एडवाइस से प्रेसिडेंट जो है सारे डिसीजन लेंगे। यही प्राइम मिनिस्टर को सारी पावर दे देता है। 75 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। 78 में ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जो है टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देता रहेगा गवर्नेंस का कैसा चल रहा है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ। तो इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है, बीइंग प्राइम मिनिस्टर, वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरपर्सन, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, CSI के, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर केवल इसलिए होते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए अलग से कोई सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर का क्रोनोलॉजी आपको याद रखना चाहिए, काफी पूछा जाता है कि चरण सिंह पहले आए, VP सिंह आए। बहुत सारे ट्रिविया कि मंडल कमीशन किसने लागू किया, तो VP सिंह ने। कौन प्राइम मिनिस्टर था जो कभी लोकसभा में कॉन्फिडेंस वोट प्रस्तुत ही नहीं किया, वो चरण सिंह थे। इस टाइप के जो है काफी सारे पूछे जाते हैं। जो किस पार्टी या कोलिशन से थे प्राइम मिनिस्टर, बीच में इतनी सारी खिचड़ी बनी, उसके चलते ये क्वेश्चन में आता है। लाइक जो यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार थी वो 96 में देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल थे, और नेशनल फ्रंट जो है VP सिंह और चंद्रशेखर, सब उनके VP सिंह बने थे उनके। तो ये सब चीजें पूछे जाते हैं। UPA, NDA, सब कोलिशन के बारे में पूछा जाता है, कौन उसके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर तो रियल जो है डी फैक्टो पावर होल्ड करता है, लेकिन जो डी ज्यूरो या जो
लीगली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे पावर जो है प्रेसिडेंट में इंडिया में निहित है, लेकिन वो अपने आप कुछ नहीं करता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से ही चलता है, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर करता है। इसलिए सारी पावर प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली यूज करता है। प्रेसिडेंट के जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से 62 तक है, आपको याद रखना चाहिए। 60 में उसके ओथ से रिलेटेड है। ओथ भी इसका बहुत कमाल का है, बहुत अलग है। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों का ओथ में यह है कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। केवल दो ही ऐसे फंक्शनरी होते हैं जो इस टाइप का प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड का जो है वचन लेते हैं। बाकी के जो ओथ में इस तरह की बातें नहीं होती है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को और सारे सीनियर फंक्शनरी, चाहे सीएजी हो, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे कोई भी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो, सबको अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, प्रेसिडेंट के नेम से होता है। इवन जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं प्रेसिडेंट के ही द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और उनके प्लेजर पे ही नौकरी करते हैं। देन बहुत सारे जो कमीशन के हेड होते हैं, काउंसिल जैसे इंटर स्टेट काउंसिल, ये सबको कंस्टिट्यूट जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट की बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, उसको जानना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ जगह पे दिया गया, लाइक आर्टिकल 83 के तहत है, मेमोरी से बोल रहा हूं, जहां पे कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा वो अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं, जहां पे कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी खो चुका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खो चुका है। ऐसा एक दो बार हुआ है, नीलम संजीवा रेड्डी ने लिया था चरण सिंह के केस में। इसके अलावा जो है जब कोई किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे, वहां भी अपना डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। स्टेट के बिल से संबंधित जो है जो रिजर्व कर लेते हैं गवर्नर, उस पर भी अपना विवेक से निर्णय लेते हैं। कई जगह पे कुछ विवेक आ जाती है, मैंने ये कई जगह बताया है। इंपीचमेंट जो इनकी है प्रेसिडेंट की बहुत ही यूनिक तरीके से होती है। इसमें 2/3 जो है प्योर मेजोरिटी चाहिए, मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर भी वोट करें पूरे हाउस का 2/3 होना चाहिए। इसको सुपर मेजोरिटी कहते हैं, सुपर मेजोरिटी ये चाहिए होती है। क्रोनोलॉजी जो है प्रेसिडेंट की और उनका जो वाइस प्रेसिडेंट से पेयरिंग है, ये सब भी पूछा गया है। इसके बारे में ट्रिविया भी बहुत सारा पूछा गया है। कौन प्रेसिडेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट माइंडेड थे, तो के.आर. नारायण थे। एंड किसने जो है बिल लौटा दिया था, किसने अपनी माइंड चलाई थी, किसने जो है चरण सिंह को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रहने दिया था, कौन प्रेसिडेंट ऐसे थे जो लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट थे लाइक वीवी गिरी। ये सब सारी बातें जो है ट्रिविया में आती है, ये सब पूछा जाता है, मैंने कई जगह बताया है, आप थोड़ा सा ब्रेन में ले आइएगा। फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखें तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है फंडामेंटल राइट। इक्वलिटी 14 से 18 के बीच में है। फ्रीडम जो हम 6 फ्रीडम हमें दी गई है वो, और फिर फ्रीडम ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड ऑल, ये सब जो है 19 से 22 के बीच में है। इसी में अनटचेबिलिटी को भी जो अपराध 17 में घोषित कर दिया गया है। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो 23-24 है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में। कल्चरल एजुकेशनल 29-30 में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं और ऐसा पूछा जाता है। हर्ट एंड सोल जो है आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको कि ये अंबेडकर जी ने कहा था। आर्टिकल 13(2) जो है वो ये कहता है कि कोई भी एक्ट यदि बनती है जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करती है तो उसको नल एंड वाइड कर देगा कोर्ट। तो इसी से जो है जुडिशियल रिव्यू कोर्ट ले लेता है। इवन अमेंडमेंट को भी जो है एक तरह से लॉ ही माना जाता है। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, वही जुडिशियल एक्टिविज्म को इंडिया में जन्म देता है। उसी के तहत सारे राइट्स को जो है बढ़ाते गए हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी इसी के तहत, इवन राइट टू एजुकेशन इसी के तहत आया है। 31 भी जानना चाहिए आपको कि लैंड रिफॉर्म के एक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, इससे वो फंडामेंटल राइट से नहीं कटता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच का जो द्वंद्व है वो भी आपको जानना चाहिए। अब तो दोनों को बराबर माना जाता है। इससे रिलेटेड जो फेमस केसेज हैं लाइक शंकरी प्रसाद केस, जिसमें कि ये कहा गया कि बिल्कुल कोई भी पार्ट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट को भी, लेकिन उसको जो है गोलकनाथ केस ने पलट दिया कि नहीं, फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकती है। फिर केशवानंदा भारती ने कहा यस कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है, और वही बात मिनर्वा मिल केस में भी कही गई। बीच में एक सज्जन सिंह केस आई थी जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पहली बार जिक्र किया गया था। तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज यदि हम देखें, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये पार्ट 4 में इंस्क्राइब्ड है। इसमें आर्टिकल 51A है, जोड़ा गया है ये सब। 11th, पहले तो 10 ही फंडामेंटल ड्यूटी थे, उसमें 11वां जोड़ दिया गया 86 अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन के तहत जो आया था। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर फंडामेंटल ड्यूटी इंदिरा गांधी जी लेके आई थी। ये भी कई जगह छुपा हुआ क्वेश्चन है, और ये इंस्पायर्ड था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया से, ये भी एक दो जगह पूछा गया है। यदि डीपीएसपी को देखें तो ये नॉन जस्टिसेबल है, कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। इसको सर आइवर जेनिंग्स ने जो है पायस एस्पिरेशंस कहा है, ये भी पूछा जाता है। इसको जो
टीके शाह ने अभी किसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने पूछ दिया था कि एक ऐसा चेक है जो कि बैंक के कन्वीनियंस पे उसका पेमेंट डिपेंड करता है, मतलब आपके पास में चेक है लेकिन बैंक बोलेगा पैसे होंगे तो देंगे, तो ये टीके शाह ने कहा है डीपीएसपी के बारे में। देन इसके जितने जो इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है ना उसका आर्टिकल याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ केवल दिया है, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, यूसीसी 48 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, 49 हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट के प्रोटेक्शन, 50 कहता है कि सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से, 39 बीसी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड सोशल जस्टिस की बात करता है, जिसको प्रश्रय दिया गया है आर्टिकल 14 एंड 19 राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम के ऊपर दिया गया 39 बीसी को। अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 में है। यस, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया था है किस आर्टिकल में अमेंडमेंट प्रोविजंस हैं। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड टोटल जो वोट कर रहे हैं वो 50% से ऊपर होना चाहिए। दोनों का एंड कंडीशन है, इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। इसमें कोई ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है, प्रेसिडेंट को एसेंट मतलब अप्रूवल देना ही पड़ता है। अमेंडमेंट पावर पार्लियामेंट का बिल्कुल जो है अनलिमिटेड है, केवल एक ही से लिमिटेड होता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को या बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केशवानंदा भारती केस 73 से उभर के आया, जो मिनर्वा मिल केस में जिसको फिर से कंफर्म किया गया। अभी तक कोई नहीं जानते कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या इंक्लूड करती है, लेकिन कोर्ट ने कई बार ये बताया है, उससे एक लिस्ट बन गई है जो किताबों में आपको मिलती है, लाइक फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, लाइक दैट। इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अमेंडमेंट जरूर देख लीजिए, बहुत सारे अमेंडमेंट, जैसे कि 61st अमेंडमेंट से जो है वो वोटिंग एज को घटाया गया था, तो 91st अमेंडमेंट से 15% की लिमिट की गई थी मिनिस्टर्स का। 101st अमेंडमेंट जीएसटी में मेमोरी से बोल रहा हूँ, 102nd अमेंडमेंट जैसे बैकवर्ड क्लास कमीशन, इस टाइप के जितने भी लेटेस्ट है ना 100 से लेके 105 तक को तो जरूर याद कर लीजिए, मैंने कई जगह बताया है इसको, इवन गाइड में, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस में भी दिया हुआ है। गवर्नर जो है एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये झगड़े का कारण है। गवर्नर की जो आर्टिकल है 153 से 161, कई बार ये पूछा जाता है, ये भी ओथ प्रेसिडेंट की तरह ही लेते हैं। इनका डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने पेरीवेलन केस में यह कह दिया कि इनको भी कोई खास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एडवाइस से बंधे हुए हैं। टेनियर इनका जो है कोई फिक्स नहीं होता, प्रेसिडेंट के मर्जी पे होते हैं। एक इससे ट्रिविया जुड़ा हुआ है कि वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एक साथ 18 गवर्नर का रेजिग्नेशन एक ही दिन में ले लिया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये ताश के पत्ते की तरह इनको चेंज किया सकता है। इसी चलते ये केंद्र सरकार के इशारे पे चलने के लिए मजबूर होते हैं। तो एक तरह से स्टेट को इसलिए बुरा लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ना देख करके ज्यादा वो केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं, ये इन पे गवर्नर के पोस्ट पे आरोप लगाया जाता है। इससे रिलेटेड ट्रिविया बहुत सारे आप जान सकते हैं, जैसे कि एक ट्रिविया तो ये होगा कि ओथ ये जो है लेते हैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि प्रेसिडेंट भी उसी तरह के ओथ लेते हैं। फेडरलिज्म यदि देखें तो सेंटर स्टेट के जो कमीशन हैं 3-4 उसको याद रखना चाहिए। 83 में सरकारिया कमीशन बनती है, एमएम पुंछी कमीशन 2007 में बनती है, राजमुन्नार कमेटी या कमीशन जो है वो डीएमके गवर्नमेंट तमिलनाडु की 1969 में बनाती है। एक स्टेट गवर्नमेंट बनाती है कमेटी सेंटर स्टेट देखने के लिए। इससे जुड़ा हुआ आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन जो है 1973 वो भी इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में है, ये इस बार पूछा जा सकता है। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं या कंस्टिट्यूट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। ये सेंटर स्टेट के बीच के रिलेशन को मधुर बनाने के लिए बना हुआ है। 7 शेड्यूल में जो है 3 लिस्ट है, उससे पावर जो है डिवाइड होता है सेंटर स्टेट के बीच में। उसमें सेंट्रल यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है। इसमें यह पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट से 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से निकाल करके कंकरेंट में डाल दिया गया, तो वो 42nd अमेंडमेंट था। आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक जो है, जो कि इंटर स्टेट काउंसिल है, ये यहां तक जो है सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में प्रोविजंस हैं। जो बोन ऑफ कंटेंशन जो सेंटर स्टेट के बीच में जो झगड़ा होता है, गवर्नर के अलावा यदि आप देखेंगे तो फिस्कल फेडरलिज्म को लेके होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके होता है, रेसिडुअल पावर्स को लेके होता है, कई चीजों पे जो है सेंटर स्टेट झगड़ पड़ते हैं। ट्रिविया इसमें यह है कि फेडरलिज्म वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है और ये एक होल्डिंग टुगेदर है फेडरल स्टेट, जो कि अलग होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म से, जो कि यूएसए में है। इसको केसी वेयर ने जो है उन्होंने क्वाजाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ये सब ट्रिविया है और भी बहुत सारे ट्रिविया आप जान सकते हैं। लास्ट इस पे यदि स्लाइड देखें, पॉलिटिकल पार्टीज, तो नेशनल और रीजनल लिखा हुआ है। यहां पे मुझे एतराज है क्योंकि कोई भी रीजनल पार्टी नाम की चीज नहीं होती है, नेशनल एंड स्टेट पार्टी होती है। हम उसको कॉमन भाषा में जो है रीजनल पार्टी कहते हैं, लेकिन यहां सिलेबस में कॉमन भाषा लिख दी गई है।
8 नेशनल पार्टी हैं। एनपीपी को लेकर बहुत कंफ्यूजन, लेकिन मान लीजिए कि वो भी नेशनल पार्टी है, उनका नाम जान लीजिए। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेट पार्टी हैं उनका भी नाम जान लीजिए, जैसे अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, टीआरएस है, बीएसपी है, लाइक दैट। अब बीएसपी नेशनल है या स्टेट, चेक कर लीजिएगा। एनीवेज, देन जो स्टेट एंड नेशनल पार्टी के जो क्राइटेरिया है वो मैं यहाँ तो बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको जरूर जान लीजिए। सभी पार्टी के जो मेन पार्टी के जो फाउंडेशन ईयर हैं, उसके फाउंडर कौन है, किस रीजन में ऑपरेट करते, लाइक अकाली दल पंजाब में है, टीआरएस तेलंगाना में, ये जान लीजिए, टीडीपी आंध्र प्रदेश में है, उनके जो सिंबल हैं वो भी यदि जानने की कोशिश कर सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानिए, जो कि पार्टी सिस्टम को ही मजबूत बनाने के लिए की गई है, कि पार्टी को छोड़ के लोग ना चले जाएं। वो इंडिविजुअल लिबर्टी जो है लेजिस्लेचर की, उसको एक तरह से वो कर्टेल करता है। ये शेड्यूल 10 में जो है वो वर्णित है। उससे रिलेटेड भी रूल रेगुलेशन थोड़ी बहुत आप जान सकते हैं। ट्रिविया जो है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैंने गाइड में दिया है, देख लीजिएगा। इलेक्शन के बारे में जो आपको जानना चाहिए, याद लास्ट पॉइंट में, वो है कि 324 जो है वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। वैसे 324 से 329 तक के आर्टिकल इलेक्शन के रिलेटेड है। 329 बहुत छिपा हुआ है, जो कि यूजीसी नेट में पूछ दिया था। इसमें यह लिखा गया है कि कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी इलेक्शन के मामलों में। तो 329 ईसीआई जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो 3 मेंबर बॉडी हो गई है 1993 से। थोड़े दिन के लिए 1990 में भी 3 मेंबर बॉडी बनाई गई थी। इनका कोई रोल नहीं होता है स्पीकर के चुनाव में और पंचायती राज इलेक्शंस में। इसके अलावा जो इलेक्टोरल सिस्टम हमारे यहाँ है, वो जनरल इलेक्शन में या स्टेट में हो चाहे राज्य में, नेशन में हो, उसमें एफपीटीपी हम लोग अपनाते हैं, जो मेजोरिटेरियन सिस्टम है, सिंपल प्लूरलिटी सिस्टम। लेकिन जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, उसमें हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मेथड ऑफ एसटीवी अपनाते हैं। इलेक्शंस जुड़े हुए काफी ट्रिविया हो सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर इंडिया कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। एंड कितनी पार्टियों ने फर्स्ट इलेक्शन में भाग लिया, कौन पार्टी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी से, सीपीआई जो है वो लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस के बाद। एक लोकसभा में 84 में, जबकि राजीव गांधी को 415 सीट जैसे आ गए थे, तो टीडीपी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। इस तरह के ट्रिविया पूछे जा सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो है वो तो सारा पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, तो इसमें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में जान लीजिए। आर्टिकल 243, जिसमें कि 243A से लेके O तक जो है पंचायत के बारे में है। देन 243P से लेके Z-G तक म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है। और उसके आगे जो है वो कोऑपरेटिव के बारे में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 243 का ही कुछ आर्टिकल। Z-G है तो Z, उसके बाद ZI से लेके और इस तरह से कुछ होगा आगे। देन 5th एंड 6th शेड्यूल में कैसे ये लागू होता है ये भी जानना चाहिए। 5th शेड्यूल एरिया जो 10 स्टेट में है, उसमें पेसा एक्ट से 1996 से उसको लागू कर दिया गया, लेकिन 6th शेड्यूल स्टेट में या एरियाज में कह लीजिए 73rd 74th अमेंडमेंट लागू नहीं है। आर्टिकल 243M सीधा सीधा लिखता है कि किन किन एरिया में इंडिया के जो है वो पंचायती राज सिस्टम या म्यूनिसिपैलिटी लागू नहीं है। उसमें 3 स्टेट का नाम आता है, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। उसमें ये लागू नहीं है, ये कई बार पूछा जाता है। 11th शेड्यूल जो है वो जोड़ा गया है पंचायत के लिए, और 12वां शेड्यूल जोड़ा गया है म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। उसमें वर्णित है कि 18 सब्जेक्ट जो है वो 12वीं शेड्यूल के तहत म्यूनिसिपैलिटी को ट्रांसफर करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और 29 सब्जेक्ट जो है वो 11th शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर करेगी स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात है 73rd एंड 74th में। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बिल्कुल सेपरेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात कही गई है 74th अमेंडमेंट में। ये भी पूछा जाता है कि ये 74th में है, 73rd में है, और इसका कई बार तो आर्टिकल तक जो पूछा जाता है 243 ZD। अब मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। जुडिशियरी के बारे में आपको जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोविजन है 124 से 147 तक हैं, जिसमें 129 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी। 137 में है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। 141 में है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है बाइंडिंग होगा सभी कोर्ट ऑफ इंडिया में। 142 में है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकती है। इसी के तहत अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने पेरी वेलन को जो है छोड़ने का आदेश दिया था। 143 में लिखा है कि एडवाइस दे सकती है प्रेसिडेंट को मांगने पे सुप्रीम कोर्ट। 144 में लिखा हुआ है कि सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सब पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूं। पीआईएल जो है, इसको जस्टिस PN भगवती को इसका प्रणेता माना जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। कोई भी किसी के दूसरे के बिहाफ में पब्लिक इंटरेस्ट में केस दायर कर सकता है।
एक्टिविज्म जो है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 21 से इमिनेट करती है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। रिट्स जो 5 रिट हैं, हैबिया कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, मंडोवस, वी कमांड, कोई भी काम करने के लिए कर सकता है। क्वो वारंटो, किसी ऑफिसर को पूछा जा सकता है, पब्लिक ऑफिसर को, कि आप इस पब्लिक पोस्ट पे किस अधिकार से बैठे हुए हो। और प्रोहिबिशन में जो है नीचे के कोर्ट या नीचे के ऑफिसर्स पे रोक लगा दी जाती है। और सर्टियरी जो है उसके अधिकार क्षेत्र से नीचे का कोर्ट यदि ऑफिस बाहर जा रहा हो तो उस मामले को खुद अपने ऊपर सुप्रीम कोर्ट ले लेती है या हाई कोर्ट ले लेती है। ये सर्टियरी है, एक तरह करेक्टिव रिट्स। हाई कोर्ट जो है उसकी जो प्रोविजन है 214 से 231 में इंस्क्राइब्ड है। 231 जो है कई बार पूछा गया है, कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। रिट जो है 226 आर्टिकल के तहत, यहां तो सुप्रीम कोर्ट तो रिट आर्टिकल 32 के तहत देखती है और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, और हाई कोर्ट 226। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बॉस है जो हाई कोर्ट को देखती है, और हाई कोर्ट बॉस है जो कि लोअर कोर्ट को देखती है। इंडिया में फेडरलिज्म जो है, जुडिशरी में फेडरलिज्म नहीं है। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आते हैं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट आते हैं, ये सब जो है आर्टिकल 233 से 237 तक लिखी हुई है। 233 यूजीसी ने पूछा है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये सारी बातें, अब इतना मैंने जो है एक तरह से बक दिया है, यदि आप इसको 2-3 बार सुन लें तो इसी से कई सारे क्वेश्चन कल आपको आ जाएंगे। इंडियन पॉलिटी में यदि कुछ एडिशनल फैक्ट यदि मैं कहूं डीयूईटी के लिए, इसके अलावा जो अभी हमने डिस्कस किया, तो इंपॉर्टेंट डे जो है, तो मैं मतलब एक बार फिर से आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने करंट इवेंट वाले में इसको दिया था। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के दिन अब डिसाइड किया गया गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाएगा। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, जो इस बार पूरी दुनिया 50वां मना रही है, इंडिया भी मना रहा है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, ये सब याद रख लीजिए। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स मिशन मैंने आपको बताया था, दूसरी बार बता रहा हूं, उज्ज्वला योजना फ्री गैस सिलेंडर औरतों को, गरीब औरतों को देने की थी। आयुष्मान भारत जो है सभी फैमिली, गरीब फैमिली को 5 लाख तक का मेडिकल बीमा पर फैमिली पर एनम देने की बात है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, पूरे मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना है पूरे इंडिया के। आत्मनिर्भर भारत मिशन के कई कंपोनेंट है, मतलब हमको सेल्फ रिलायंट होना है। पीएम गरीब कल्याण योजना 2016 में लॉन्च हुई थी, लेकिन कोरोना काल में उसको और उसके सब कंपोनेंट बनाए गए, जो उससे 5 किलो जो फ्री राशन दिया गया उसको कहा गया पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में। और पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना, जो लेबर माइग्रेट होके मतलब फिर से अपने गांव लौट आए थे उनको रोजगार देने के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो ठीक इलेक्शन के पहले 2019 के 6 महीने पहले लागू की गई थी, जिसके तहत किसानों को, हर किसान को हर क्वार्टर में 2000 रुपए उनको डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर नल जल और हर गांव के में घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का प्रयास है। मिशन कर्मयोगी 2020 में, इसमें सिविल सर्वेंट्स को कैपेसिटी बिल्डिंग करके बदलते परिवेश के अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अग्निपथ स्कीम जो है, आर्मी में 4 साल के लिए जवानों को, मतलब कि जो नौजवान है उनको भर्ती किया जाएगा। 25% को रिटेन, 75% को कैपेसिटी बिल्डिंग करके और कहीं जो है उनको रोजगार देने की कोशिश की जाएगी, जिस स्कीम पे काफी विवाद हो गया 4 साल के चलते। अब यदि हम इंटरनेशनल रिलेशन में आए तो इसमें 2 स्लाइड हैं। पहला जो थ्योरी में केवल आपको रियलिज्म और लिबरलिज्म है, मैं भी अपनी डिस्कशन को उसी पे लिमिट रखता हूं। रियलिज्म जो है वो मानता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन की दुनिया जो है बड़ी खतरनाक है, इसमें इंटरेस्ट और पावर का गेम होता है। हर जगह जो है एक स्टेट जो पावरफुल है दूसरे स्टेट जो पावरलेस है उसको दबोच लेना चाहता है, जैसे रूस ने यूक्रेन के साथ किया है या चाइना ताइवान के साथ कर रहा है, आंखें तरेरता है। और स्टेट उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि बुली जो इस ह्यूमन होते हैं, जो मजबूत होता है और कमजोर को दबाता है, अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाता रहता है। ये सब जो है रियलिज्म का एक तरह का कोर कॉन्सेप्ट है। इसमें जो क्लासिकल एंड वर्सेस नियो का जो एक जो डिवाइड है उस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिकल रियलिज्म, जिसके कि आप एक तरह से पिता थ्यूसिडाइडस को कह सकते हैं, मैकियावेली, हॉब्स, कार, मॉर्गेंथो। कार ने जो है 20 ईयर क्राइसिस लिखा था, मॉर्गेंथो ने पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन लिखा था, और ये एक तरह से मॉडर्न जमाने में क्लासिकल रियलिज्म के पिता माने जाते हैं। इन्होंने 6 प्रिंसिपल दिया था। इनका कहना था कि इंटरेस्ट और पावर, इसी का गेम जो है वो एक तरह से पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। और इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। और मोरलिज्म का जो है कोई रोल नहीं है, इन्होंने मैकियावेली की तरह कहा था बेसिकली। नियो और स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है वो इस मायने में अलग हो जाता है क्लासिकल से कि वो जो एनार्किकल स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का उस पे ज्यादा फोकस करता है, ह्यूमन नेचर पे बेस्ड थ्योरी नहीं बनाता है, स्ट्रक्चर पे बेस्ड थ्योरी बनाता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं।
केनिथ वॉल्ज इसके फादर माने जाते हैं, जिन्होंने 1979 में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखा, कुछ और ऑथर के साथ मिल करके। मैसियमर जो है, जॉन मैसियमर, ये ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट मानते हैं। ऑफेंसिव मतलब जो स्टेट को पावर मैक्सिमाइजर मानता है। डिफेंसिव जैसे रॉबर्ट जर्विस हैं, जो कि स्टेट को सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर मानता है। रॉबर्ट मॉर्टन कपलान जो हैं, ये सिस्टम अप्रोच के प्रणेता हैं। स्टीफन वॉल्ट जो हैं, ये भी सॉफ्ट रियलिज्म को मानते हैं। नियो क्लासिकल रियलिज्म जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम और डोमेस्टिक दोनों को मिला करके और कॉग्निटिव एंड अदर एस्पेक्ट में तीन चीजों को मिला के इंटरनेशनल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है थ्योरी। इसको गेडन रॉस जो हैं वो इन्होंने इसको क्वाइन किया था नियो क्लासिकल रियलिज्म को, और फारिद जकरिया आप याद कर सकते हैं, एक जगह पूछा गया है। जो टर्म रिलेटेड है रियलिज्म से, दोनों रियलिज्म मिला दें, नियो और क्लासिकल, तो इंटरेस्ट, पावर, बैलेंस ऑफ पावर, पोलैरिटी जैसे बाइपोलरिटी, मल्टीपोलरिटी, ये सब जो पावर का जो अरेंजमेंट स्ट्रक्चर कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी, कौन ज्यादा कैपेबल है वही ज्यादा पावरफुल होगा। रिलेटिव गेन, रिलेटिव गेन का मतलब ये होता है कि यदि दो, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान जो है रिवर वाटर पे कोई समझौता करना चाह रहे हैं, तो यदि इंडिया ये सोचेगा कि हमको फायदा जो है मान लो 5 यूनिट हो रहा है और पाकिस्तान को 6 यूनिट, तो इंडिया बोलेगा नहीं, हमको तो लॉस हो रहा है 1 यूनिट का, तो ये रिलेटिव गेन है, हम नहीं करेंगे ये समझौता। लेकिन लिबरलिज्म बोलता है एब्सोल्यूट गेन, यदि हमको 5 यूनिट हो रहा है तो आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट कि उसको पाकिस्तान को कितना हो रहा है, हमको 5 यूनिट हो रहा है तो हम ये समझौता कर लेंगे। ये एब्सोल्यूट गेन का प्रिंसिपल है। रिलेटिव गेन आप समझ गए कि मतलब कि यदि दूसरे विरोधी की यदि हमसे ज्यादा गेन हो रही है तो हम वो समझौता नहीं करेंगे, तो ये रिलेटिव गेन में बिलीव करते हैं। रिलेटिव गेन जो है जीरो सम गेम से उभरता है। मतलब जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि यदि पाकिस्तान को मिल रहा है ज्यादा तो इसका मतलब हमको मिल रहा है कम। मतलब यदि हमारे दुश्मन को कुछ प्राप्त हो रहा है प्लस तो हमको माइनस हो रहा है, क्योंकि दोनों मिलके तो जीरो सम ही होगा, तो इसलिए इसको जीरो सम गेम कहते हैं। इस तरह के अप्रोच को एनार्की जो है वो इनका एकदम परपेचुअल मानना है कि एनार्किकल सिस्टम है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। राइट, माइट इज राइट का यहाँ पे चलता है। 3S पे ये बिलीव करते हैं, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प और स्टैटिज्म, मतलब स्टेट को प्रश्रय देते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई बचाने वाला नहीं है, यूक्रेन को देख लीजिए, ताइवान को भी देख लीजिए। सेल्फ हेल्प ही आपका हेल्प है, और सर्वाइवल जो है हमेशा आपके लिए एक विकट समस्या रहती है, यूक्रेन उसका एग्जाम्पल है। लिबरलिज्म देखें तो वो एक अलग टाइप का दुनिया को अलग नजरिए से देखता है कि इसमें पीस लाया जा सकता है, कोऑपरेशन हो सकता है, ट्रेड से, इकोनॉमी से इंटरडिपेंडेंस बन सकती है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, केवल स्टेट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं। इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है वो यदि रेजिम बना दे, कन्वेंशन बना दे, ट्रीटी बना दे, रूल बना दे, उसको सब मानेंगे। इंटरनेशनल जो सिस्टम है एक सोसाइटी की तरह है, उसमें हर नेशन स्टेट अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर करने की कोशिश करता है। ये सारी पॉजिटिव चीजें जो हैं वो लिबरलिज्म से आती हैं। क्लासिकल और नियो में इसको भी बांटा जाता है, वैसे उतना डीप डिवाइड नहीं है जैसे कि रियलिज्म में है। क्लासिकल में इमैनुअल कांत को आप याद कीजिए, उन्होंने परपेचुअल पीस का थ्योरी दिया था। थॉमस पेन को याद कीजिए, विल्सन जिन्होंने राष्ट्रपति भी थे, 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया था, इसी पे लीग ऑफ नेशन बनी हुई है। बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म भी माने जाते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के एक प्रणेता। नियो जो लिबरलिज्म है उसमें रॉबर्ट कोहेन, जोसेफ नोए ने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का थ्योरी दिया, वही कोर कॉन्सेप्ट है नियो लिबरलिज्म का। माइकल डॉयल ने जो है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दिया, जो कि परपेचुअल पीस से निकलता है। डेविड मेट्रोनी ने फंक्शनल इंटीग्रेशन का थ्योरी दिया। ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, कल आपको याद दिला रहा हूं। जो इसमें टर्म इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, स्पिल ओवर इफेक्ट। मतलब ये होता है कि यदि आप जैसे इंडिया चाइना, यदि इकोनॉमिक्स और ट्रेड में इतना ज्यादा हम एक दूसरे से डिपेंडेंट हो गए हैं तो हम लड़ेंगे नहीं, ये है स्पिल ओवर इफेक्ट। मतलब उसका इफेक्ट जो है दूसरे जगह भी चला जाता है, बॉर्डर डिस्प्यूट भी थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रेजीम, इंटरनेशनल लॉ, इन सब की महत्ता ये देते हैं। एब्सोल्यूट गेन तो मैंने आपको दे दिया, समझा दिया। रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट गेन हर जगह पूछा जाता है। ये पॉजिटिव सम गेम मानते हैं, मतलब ये विन विन सिचुएशन। पाकिस्तान 6 यूनिट गेन कर रहा है तो क्या हुआ, हम 5 यूनिट कर रहे हैं ना, दोनों मिलकर 11 यूनिट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सम गेम मानते हैं, जीरो सम गेम नहीं मानते हैं। इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स के अनुसार जो है स्टेट कोऑपरेट करते हैं, अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर करते हैं, इंटीग्रेशन होती है इकोनॉमिक एंड ट्रेड से, अदर एरियाज में डेमोक्रेटिक पीस लाया जा सकता है, मतलब डेमोक्रेसी आपस में वॉर नहीं करेंगे। इस तरह की बातें लिबरलिज्म करती है। नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म के बीच में जो फर्क है और जो कॉमनलिटी है भी पूछा जाता है। कॉमनलिटी देखिएगा तो दोनों ही जो है काफी एनालिटिकल हो गए हैं, साइंटिफिक हो गए हैं, इंपेरिकल हो गए हैं। दोनों ही स्टेट को रैशनल एक्टर मानते हैं। दोनों ये मानते हैं कि स्टेट कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन में डिसीजन लेने में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, मोरलिटी पे नहीं चलता है, कोई मोरल गाइडेंस का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन
जो नियो लिबरलिज्म है वो इंटरनेशनल रेजीम, इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरनेशनल लॉ, कन्वेंशन, ट्रीटी, इसको मानता है कि वो मॉडरेट कर सकते हैं स्टेट के बिहेवियर को। इसके अलावा वो नॉन स्टेट एक्टर को भी प्रेशर देते हैं। रियलिज्म इन दोनों चीजों को नहीं मानता, ये रिलेटिव गेन में बिलीव करता है, तो ये एब्सोल्यूट गेन में, ये जो है रेजीम एंड इंटरनेशनल रेजीम लॉ की इफिकेसी पे ये शक करता है और नॉन स्टेट एक्टर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। आईआर का सेकंड यदि देखें तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है। इसमें जो टर्म है कोल्ड वॉर, खुद ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने क्वाइन किया है। यदि एक ऑप्शन आए तो आप बर्नार्ड बरोच पे जा सकते हैं, वैसे जॉर्ज ऑरवेल और कुछ और लोगों ने भी इसको क्वाइन करने में हेल्प किया था। कंटेनमेंट, जिसको ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहते हैं, आपको पता है यूएसएसआर या कम्युनिज्म को रोकने से शुरुआत हुई थी कोल्ड वॉर के पॉलिटिक्स की। चर्चिल ने यह कहा था कि एक आयरन कर्टन जो है वो बन गया है यूरोप में, जो ईस्टर्न वेस्ट यूरोप में, वही कोल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है। जो टेंट जो है वो एक तरह का रिलेशन जो ईस्ट वेस्ट, मतलब यूएसए लेड वर्ल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड और यूएसएसआर लेड ईस्टर्न वर्ल्ड के बीच में थोड़ी रिलेशन में नरमी जो आई थी 1967 से 79 के बीच में, उसको डिटेंट कहा जाता है या डॉटेंट कह लीजिए, जिसे प्रोनाउंस करें। न्यू कोल्ड वॉर जो है एक डॉटेंट के बाद जो है एक बहुत इंटेंसिफाइड एक नया कोल्ड वॉर जो शुरू हो गया था 79, जिसमें कि रसिया ने या यूएसएसआर ने अटैक कर दिया था अफगानिस्तान पे। ये 1985 तक चलता है। जो इवेंट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ ही दिए हैं आपको, बहुत सारे मैंने आईआर गाइड में दिए हैं या सीयूईटी गाइड में पढ़ लीजिए। कोरियन वॉर 50s में, कॉन्गो क्राइसिस, बर्लिन ब्लॉकेड 1948 में, बर्लिन वॉल 1961 में बना, 89 में ढह गया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में, वियतनाम बाद 55 से 75 20 साल तक चलता रहा, अफगान वॉर 79 से 89 तक। देन आर्म ट्रीटी के बारे में पूछा जाता है, सॉल्ट 1 2 स्टार्ट 1 2। आईएनएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987 में हुई थी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी, ये सबको जो है देख लीजिएगा, और भी जो ट्रीटी आर्म ट्रीटी हुए हैं ये सब मैंने गाइड में दिया है। देन जो आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने बहुत कम है, 5 ही ऑर्गेनाइजेशन है, नैम, सार्क, यूएनओ एंड एसीएन, ईयू, तो उसके सब के जो हैं मेंबर्स कितने हैं, नैम के 120 हैं, सार्क के 8, यूएन के 193, साउथ सुडान लास्ट मेंबर है, एसीएन के 10, 5 फाउंडर हैं, 5 न्यू, दोनों जानना चाहिए, ईयू के 27 हैं। ब्रेक्सिट होने के चलते ईयू से इंग्लैंड निकल गया था तो 28 से 27 हो गया। इन सब के जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, इनका लोगो, मोटो, विजन क्या है, ये जान लीजिए। कब किस साल में सेटअप हुआ था, किस ट्रीटी से सेटअप हुआ, इनकी लास्ट समिट जो है 2022 में कब हुई है या उससे पहले, और करंट चेयर कौन है। जैसे कि आप देखें कि नाम का जो चेयर है अभी अजरबैजान है, तो इस टाइप से आपको सबका जानना चाहिए कि कौन चेयर है। यूएन के बारे में तो बहुत कुछ जानिए, मैंने गाइड में भी दिया है। इसके 6 ऑर्गन हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन। याद रखिएगा कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इकोसॉक जो है वो उसका आर्म है, और आईसीजे भी जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी जो है ये सब आर्म है उसके ऑर्गन, मतलब 6 ऑर्गन में से हैं। इसके 6 लैंग्वेज हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें अरबिक एंड स्पेनिश, केवल 2 अलग लैंग्वेज, बाकी जो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, ये उसके लैंग्वेज हैं। तो 6 लैंग्वेज याद कर लिए। पूछा गया है जो इसके डिफरेंट एजेंसी जो स्पेशलाइज एजेंसी हैं, ये सब के बारे में जानना चाहिए। आईटीयू है, आईपीयू है, आईए है, आईएमएफ है, सारे जो एजेंसीज इसके स्पेशलाइज एजेंसी है वो लिस्ट देख लीजिए, मैंने गाइड में भी दिया है। डिफरेंट काउंसिल्स के बारे में जानिए, जैसे ह्यूमन राइट काउंसिल है, इंडिया अभी उसका मेंबर भी है। जो कमीशन, जैसे पीस बिल्डिंग कमीशन है, ये सब ये कमीशन, उसके कौन कौन मेंबर है थोड़ा बहुत सब जान लीजिए। सेक्रेटरी जनरल बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं कौन पहले हुए, से ट्रैगवे लीप फर्स्ट हुए हैं, सेकंड डैग हैमरस्कॉल्ड हुए हैं, जिनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गया था, उन्होंने बहुत सारे कोट दिए हुए हैं। एशिया से यू थैंट हैं, फिर बान की मून हैं, अफ्रीका से बुत्रोस गैली हैं, कोफी अनान है, ये सब जानना चाहिए। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, ये लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईआर के बारे में, उसमें जो टर्म है वो पूछा जाता है, लाइक नॉन रेसिप्रोकल जो है, नेवर्स के साथ में नॉन रेसिप्रोकल कंसेशन देना, ये गुजराल जी का था। लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, ये पहले नरसिम्हा राव और फिर मोदी जी लेके आए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट मोदी जी लेके आए। नेवरहुड फर्स्ट भी अभी मोदी जी के समय में ये नारा लगा है। जेन्यून नैम जो है, ये मोरारजी देसाई जी ने कहा था कि हम जेन्यून नैम को अपनाएंगे। जो पीएम होते हैं वही फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। आपने देखा कि इंदिरा गांधी के टाइम में एक हेगोमोनिक टाइप का फॉरेन पॉलिसी था, साउथ एशिया में इंडिया की हेगोमनी होनी चाहिए, तो गुजराल ने नॉन रेसिप्रोकल दिया, तो जेन्यून नैम दिया, मोदी जी ने दिया, नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट दिया। तो आप देख सकते हैं कि पीएम कैसे फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू तो खुद फॉरेन मिनिस्टर ही थे और नैम के जो है प्रणेता थे उस समय।
इंडो चाइना यदि रिलेशन देखें तो इसमें मैकमोहन लाइन जो है ये पूछा जाता है कौन से लाइन से बढ़ता है। अक्साई चीन जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है एरिया में, और इधर जो है अरुणाचल प्रदेश का कुछ इलाका। डोकलाम 2017 में होती है भूटान के प्लाटू जिसपे कि इंडिया और चाइना का आर्मी आमने सामने आती है। गलवान वैली 2020 में होती है। जिंगजियांग प्रोविंस इसलिए मैंने दिया है कि यही सटा हुआ है जो अक्साई चीन इलाके में जहां पे कि बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडो पाक में देखें तो सर क्रीक जो रैन ऑफ कच्छ में है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है, मतलब झगड़े का जड़ है। सियाचिन की ग्लेशियर वूलर बराज हैं। इंडस वाटर ट्रीटी लगभग जो है वो सेटल हो चुकी है। इंडो यूएस में देखें तो 2+2 टॉक के बारे में पूछा जाता है कि 2+2 में कौन कौन से फंक्शनरी भाग लेते हैं, तो डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर दोनों के भाग लेते हैं। अभी रिसेंट जो हुआ है उसके बारे में देख लीजिएगा। बेका जो है बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट जो है वो उसके बारे में पूछा था, 2020 में हुआ था। उसके पहले बहुत पहले 2008 में मुझे लगता है, ये डेट देख लीजिएगा, न्यूक्लियर डील हुआ था इंडिया यूएस के बीच में, उसको 1-2-3 एग्रीमेंट बोलते हैं, वो भी पूछा जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन यूएस के नेतृत्व में है इसमें इंडिया शामिल हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड है जिसमें इंडिया यूएस के अलावा जापान ऑस्ट्रेलिया भी है। आईपीईएफ अभी जस्ट बनाया गया है तो वो पूछा जा सकता है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फ्रेमवर्क कह लीजिए फॉर पार्टनरशिप I2U2 अभी जस्ट बना है। इंडिया इजराइल 2 I है और 2 U है, यूएई और यूएसए। मालाबार एक्सरसाइज जो है ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, इसमें क्वाड के सभी मेंबर जुड़ते हैं। और यूएसए जो है चाइना को पछाड़ के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अभी हाल में बन गया है, ये भी याद कर लीजिए। यदि आईआर की कुछ और थ्योरीज को देखें जो लिबरलिज्म नियो लिबरलिज्म से हट करके हैं, बहुत ज्यादा आपको जानना है नहीं, वो भी डीयूईटी के सिलेबस में भी बहुत ज्यादा ये सब है नहीं, केवल लिबरलिज्म नियो लिबरलिज्म ही, लेकिन वो पूछते हैं क्योंकि यूजीसी नेट से ले लेते हैं, अदर से कॉपी पेस्ट करते हैं, थोड़ा जान लीजिए। इंग्लिश स्कूल जो है जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल भी कहते हैं, वो इंग्लैंड में ऑफकोर्स बेस्ड है। उसके हेडली बुल को आप याद कीजिए, एनार्किकल सोसाइटी करके उन्होंने जो कुछ बुक लिखी थी। मार्टिन वाइट को आप याद कर सकते हैं जिन्होंने 3 ट्रेडिशन को मिक्स करके, ह्यूगो ग्रॉटियस का और इमैनुअल कांट का, हॉब्स का, उसको मिक्स करके उन्होंने बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के बारे में एक बात याद रखिए कि ये रियलिज्म और नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म के बीच बीच की बात आती है, दोनों तरह का है। एक अलग टाइप की रियलिज्म, एक अलग टाइप की नियो रियलिज्म, मिडल पाथ। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सब कुछ सोशल कंस्ट्रक्शन है, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, एक तरह का पोस्ट मॉडर्निज्म। मतलब एक स्टेट की जो इमेज है वो कोई गिवन नहीं है, जैसा दुनिया उसको समझे वैसा वो बन जाता है। आइडेंटिटी भी, नेशनल आइडेंटिटी भी क्रिएट की जाती है, सोशली क्रिएट की जाती है। सारे जो है सिक्योरिटी, ये एक परसेप्शन है जो क्रिएट किया जाता है। जैसे रसिया अभी परसीव कर रहा है कि यूक्रेन यदि नाटो में जाता है तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, ये जस्ट सोशल क्रिएशन है। रसिया के इमेज भी एक सोशल क्रिएशन है, आइडेंटिटी भी सोशल क्रिएशन है। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, जो कि काफी सोशल कंस्ट्रक्शन को वैल्यू देता है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसके निकोलस ओनेफ को याद रखिए, उन्होंने किताब लिखी थी वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, जैसा हम सोचते हैं वैसी दुनिया है। अलेक्जेंडर वेंट इनके बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं और उन्होंने जो बुक लिखा उसको याद रखिए, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कोपेनहेगन स्कूल जो है वो सिक्योरिटी को एक अलग अंदाज में देखता है, वो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करता है, एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कि स्टेट को मिलिट्री के थ्रू जो सिक्योरिटी मिलते हैं उसके अलावा भी सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है, ह्यूमन राइट वायलेशन एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इस तरह की जो सिक्योरिटी थ्रेट है, पीपुल को अपने ही स्टेट से भी सिक्योरिटी थ्रेट है, उसकी बात करते हैं बैरी बुजान, ऑल वेवर एंड जैब डी वाइल्ड। ये 3 को याद रखिए। बैरी बुजान की इस किताब को भी याद रखिए, पीपुल, स्टेट एंड फियर, जिसमें उन्होंने अपने कोपेनहेगन स्कूल के जो अल्टरनेटिव सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है उसको एक्सप्लेन किया है। मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि वो स्टेट को मानते ही नहीं है, इसलिए, और ये स्टेट लेड सारा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का। फिर भी लुई अल्थुजर जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू देखते हैं स्टेट का, मतलब स्टेट जो है रिप्रोड्यूस करती है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर जो सालों साल या सैकड़ों साल तक कैपिटलिज्म को बनाए रखता है। ये केवल जो है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 व्यू समझिए मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में है, जिसमें कि एक डिबेट भी हुई थी, मिलीबंद पोलंजा डिबेट बोलते हैं। बेसिकली कैपिटलिस्ट स्टेट का क्या रोल होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, इस पे मार्क्सिस्ट थिंकर में विभेद है। एक का मानना है, जो मार्क्स भी उसको मानते थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू कहते हैं, उसमें यह माना जाता है कि स्टेट जो है, बॉर्जुअजीज स्टेट या कैपिटलिस्ट स्टेट, वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके इंटरेस्ट के लिए काम करता नजर आता है। एक तरह का वो कमिटी नजर आती है कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। लेकिन जो स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू होते हैं वो उसको काटते हैं, वो कहते हैं कि ये इतना छोटा सा इसका व्यू, इसका काम नहीं है, आप समझिए, इसका काम बहुत बड़ा है।
कैपिटलिस्ट स्टेट जो है वो उस सोशल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस लगातार करती हैं जो कैपिटलिज्म को बनाए रखता है। अभी हमें उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप थोड़ा सा और चाहे देख सकते हैं, बट इतना याद कर लीजिए लास्ट मोमेंट में कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वर्सेस स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू, मिलवेन पोलंजा डिबेट, लुई अल्थुजर, जोस्टन रोजनबर्ग, लोजा लग्जमबर्ग, ये सब आप इससे याद कर सकते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फोकू एंड दरीदा आते हैं, लोयटार्ड भी आते हैं, बस नाम याद कर लीजिए। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो एक तरह का नियो मार्क्सिस्ट, थोड़े लेफ्ट ओरिएंटेड क्रिटिकल स्कूल कहलाता है, उसमें हर्बर्ट मार्क्यूज, जुगन हैबरमास, एंड्रयू डिक्लेटर, ये सब हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहें तो लेकिन लास्ट में एटलीस्ट नाम देख लीजिए। एरिक फॉर्म भी इसमें आते हैं, होकहेमर आते हैं, बहुत सारे और आते हैं। फेमिनिस्ट भी एक क्रिटिकल थिंकिंग मानी जाती है इसमें। जे अनटिकनर में इतना याद रखिए कि उन्होंने रिफॉर्मुलेट किया था मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल को। सिंथिया एनलो के जो है इस बुक को कभी भूलिएगा मत। बनाना बीचेज एंड बेसिस को, कैरोला कोहेन, लॉरा सॉसबर्ग, सबको याद कर लीजिए। क्रिटिकल अप्रोच भी एक बार डीयूटी ने पूछा था। बेसिकली फेमिनिस्ट, फ्रैंकफर्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, नियो मार्क्सिस्ट, सब जो हैं वो क्रिटिकल अप्रोच है। इनका एक तरह से ये जो ग्लोबल स्केल पे कैसे अनइक्वल एक्सचेंज होता है, कैसे कोर पेरिफेरी बनती है, कैसे डेवलपिंग नेशन का डाइकोटमी बनता है, कैसे एक दुनिया जो है वो डेवलप्ड है और वो गरीब देशों से कच्चा माल, सस्ता लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज लाती है, उसका दोहन करके और उसी को जो है हाई कॉस्ट पे बेच देती है। तो ये किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक तरह का कैपिटलिज्म ग्लोबल लेवल पे, और इनका एम होता है सब कुछ बदल डालना है, ह्यूमन इमेंसिपेशन, मतलब हम मुक्त करना है ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन को। ये क्रिटिकल अप्रोच है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपकी चैनल एक बहुत ही क्रूशियल फेज में प्रवेश कर रही है जहां 90,000 से 1 लाख के बीच में सब्सक्राइबर इसमें जुड़ेंगे, और इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। और मैंने पूरी कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि कल आप मुस्कुरा करके एग्जाम देंगे, आप हंसते हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं, और ढेर सारे क्वेश्चन शाम में शेयर करेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं यदि आपने सारे क्वेश्चन रिकॉल कर दिए जिस तरह सीयूईटी के लिए किए थे, तो मैं कल रात में ही आपके लिए एनालिसिस लेके आऊंगा कि कैसा क्वेश्चन था, क्या कट ऑफ जा सकता है ऑल। और यदि लास्ट मिनट गाइड अभी भी आपने नहीं लिया है तो आप अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं, जरूर इसको ले लीजिए, तुरंत डाउनलोड कीजिए और 3 बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, इससे काफी फर्क पड़ेगा। मैंने यहां लिंक दे दिया है। बाय, गुड विशेस वंस अगेन, गुड लक।